शशांक के तो मानो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह खुशी खुशी एयरपोर्ट निकल गया और शाम की फ्लाइट से जबलपुर के लिए निकल गया। सुबह तक का इंतजार करना उसके लिए भारी पड़ रहा था। वह जल्दी से जल्दी जबलपुर पहुंचकर नेहा और मामा जी से मिलना चाहता था, इस बात से अनजान कि जबलपुर में काफी कुछ बदल गया है और शशांक आने वाले समय को सोचकर ही खुशी से झूम उठा। उधर नेहा अर्नव के लिए परेशान थी और अर्नव का कहीं कुछ अतापता नहीं था। वह न ही उससे बात कर रहा था और न ही उसका फोन उठा रहा था। आखिर में नेहा ने राठौर कंपनी जाने का फैसला कर लिया। कल राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जाकर पता करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आर्यन इसी कंपनी में नौकरी करता है। नेहा खुद से बोली, पर उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह आर्यन समझ रही है और इस कंपनी का एक मामूली एम्प्लॉय, वह असल में राठौर ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक का बेटा और इस कंपनी का उत्तराधिकारी है। नेहा बिस्तर पर जा गिरी। मन दुखी और उदास था, उस पर बार बार फोन में मैसेज और नोटिफिकेशन आ रहे थे। गुस्से में नेहा ने फोन ऑफ करके रख दिया और आंखें बंद कर ली। शशांक रात को 11 बजे जबलपुर पहुंच गया और उसके परिचित के बताएं एड्रेस के हिसाब से नेहा के घर के बाहर पहुंचने में उसे 1 घंटा और लगा। रात के 12 बज चुके हैं, इस समय जाना ठीक रहेगा, शशांक ने मन ही मन सोचा। पर मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। जानता हूं थोड़ा अजीब है, पर अपना ही तो घर है। मेरे खुद के मामा मामी और मेरी बहन है, तो इसमें अजीब क्या है, शशांक ने मन ही मन सोचा और डोरबेल बजा दी। थोड़ी देर बाद नेहा के मामा जी ने आकर दरवाजा खोला और शशांक को देखकर उनके चेहरे पर अजीब से भाव आए। जी कहिए, मामा जी बोले। आप मनोहर जी हैं? शशांक ने कहा। हाँ जी मनोहर, मैं ही हूं, मनोहर बोले तो उनकी आंखों में नमी आ गई। जी मैं शशांक रायचंद नहीं, शशांक अवस्थी, शशांक बोला। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता हूं, मामा जी ने कहा। अब तक मामी भी उठकर आ चुकी थी। हाँ कौन हो भाई तुम? रात को 12 बजे क्या कर रहे हो हमारे दरवाजे पर? और हम तो जानते भी नहीं है तुमको। तमीज है कि नहीं है, रात को 12 बजे किसी के घर की घंटी बजा रहे हो? किसी का पता पूछना है तो वही बाहर कॉलोनी के दरवाजे पर बैठे चौकीदार से पूछो ना, मामी ने तुनक मिजाजी से कहा। जी मैं सही पते पर ही आया हूं, मैं आपके बहन और आपके जीजा का बेटा शशांक हूं। वही बेटा जिसको बचपन में चुरा कर ले गई थी उनकी एक सहेली, शशांक ने कहा तो मामा और मामी दोनों की आंखें बड़ी हो गई। और मेरी बहन नेहा आप लोगों के साथ रहती है। बहुत दिन हो गए आप लोगों को लगातार ढूंढ रहा हूं। अब जाकर मिला है आपका पता। जब से मुझे पता चला है कि मेरी बहन है, तब से मैं लगातार उसे ढूंढ रहा हूं। फाइनली आज आप लोग मिल गए, शशांक ने कहा और एकदम से मामा जी के गले लग गया। मामा की आंखें भी नम हो गई। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम कभी मिलोगे, पर कहते हैं ना भगवान ने क्या सोच रखा है कोई नहीं जानता, मनोहर जी बोले कि तभी मामी ने शशांक को मनोहर जी से अलग कर दिया। आप भी बड़े भोले हो, ऐसे ही कोई आकर कह देगा कि आपकी बहन का बेटा है और आप मान लोगे? क्या सबूत है इनके पास कि ये आपकी जीजी के ही बेटे हैं? ना जाने कौन है कहाँ है से मुंह उठाकर चले आए और आपने लगा लिया अपने सीने से, मामी बोली तो शशांक ने तुरंत अपनी जेब से फोटो निकालकर दिखा दिया। देखिए यह मेरे मम्मी पापा है और यह मैं और यह मेरी बहन। जब उस दिन जब मेरी माँ ने मुझे चुराया था, यह फोटो भी लेकर चली गई थी। इसी फोटो से तो मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा कौन है। और मेरी एक बहन भी है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो, क्योंकि यह बात हम भी जानते हैं कि जब उसने बच्चा चुराया था और उसके पास भी ये फोटो थी और साथ ही एक लॉकेट भी तो था जो तुमको और नेहा दोनों के गले में था। मनोहर जी बोले तो शशांक ने अपनी पॉकेट से निकालकर वो लॉकेट उनके सामने कर दिया। उस लॉकेट को देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम लॉकेट नेहा के पास ही था। दोनों जुड़वा बच्चों के लिए उनके माँ बाप ने बनवाया था और उनके गले में पहनाया था। अब बच्चे बड़े हो गए थे तो गले में नहीं आता था, तो शशांक ने उसे संभाल कर रख लिया था। इसी तरीके से नेहा ने भी रखा हुआ था। मेरी बहन कहाँ है, नेहा कहाँ है? जैसे ही शशांक ने कहा, मामा और मामी दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। बताइए ना मामा जी, कहाँ है नेहा? उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए आंखें तरस गई है।
महीनों बीत गए हैं, उसे ढूंढते ढूंढते अब जाकर मिली है। कहाँ है? पर है, घर पर नहीं है क्या? शशांक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई क्योंकि अब तक कोई भी लड़की नहीं आई थी जो कि उसे लगे कि नेहा है। बेटा, नेहा दिल्ली में रहती है, उसकी नौकरी लग गई है ना, वहां तो वहीं पर रहती है, मामा जी ने कहा। तो उसका कोई फोटो होगा, कोई तस्वीर होगी, कहाँ रहती है, उसका कोई पता ठिकाना? बताइए मुझे, मैं तो खुद ही दिल्ली में रहता हूं, मैं उसे वहीं पर ढूंढ लूंगा, शशांक ने कहा। तो मामा और मामी दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। बेटा, वह कहते कहते मामा जी रुक गए। बताइए ना मामा जी, कहाँ रहती है वह? कौन सी कंपनी में नौकरी करती है? कुछ तो पता होगा आपको। शशांक ने मामा जी के हाथ थाम लिए। पर मामा और मामी ने न कभी नेहा से पूछा और न उसने बताया कि वो कहाँ नौकरी कर रही है या कहाँ रह रही है। माफ कर दो बेटा, पर हमें कुछ भी नहीं पता है। और नेहा अभी यहाँ आई हुई थी। 1 महीने पहले आई थी, पर तुम्हारी मामी के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया तो वह हमेशा हमेशा के लिए अपना सामान लेकर यहाँ से चली गई, मामा जी बोले। क्या झगड़ा हो गया? हमेशा हमेशा के लिए चली गई? शशांक के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ तो क्या करें? बदचलन थी वो। कभी दिल्ली तो कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, न जाने किस किस के साथ घूमती फिरती थी। और ऐसी चाल चलन वाली लड़की का हमारे बच्चों पर भी तो गलत असर पड़ रहा था। और जब रोका टोका तो नाराज हो गई और लड़ने लगी और इसी कारण घर छोड़कर चली गई, मामी बोली। तो शशांक ने उनकी तरफ देखा। अब हम कैसे रोक सकते थे? बड़ी हो चुकी थी, बालिग है। जब तक बच्ची थी हमने संभाला सहीजा, पर अब जब बड़ी हो गई है तो हमारे कंट्रोल के बाहर हो गई थी, मामी ने कहा। तो शशांक के चेहरे पर फिर से और परेशानी आ गई। उसका कोई फोटो कुछ तो होगा आपके पास, मैं उसे ढूंढ लूंगा, शशांक ने कहा। तो मामा जी ने एक एल्बम लाकर रख दी। पर यह तो सारी बचपन की फोटो है, अभी का फोटो नहीं है, शशांक बोला। थे तो, पर क्या करूं बेटा, अभी कोई भी फोटो नहीं है। नेहा सारा का सारा सामान समेट कर ले गई। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है उसका। जो बचा था वो मैंने फेंक दिया, मामी ने दो टूक जवाब दे दिया। यह मेरा कार्ड है, अगर कभी नेहा का फोन आए या उससे कुछ बात हो तो आप लोग प्लीज मुझे भी बता दीजिएगा, शशांक बोला। ठीक है, मामा जी ने कहा। अच्छा, उसका नंबर? उसका नंबर तो होगा ना आपके पास, शशांक ने कहा। तो मामा जी ने एक नंबर कागज पर लिख कर दे दिया। थैंक यू सो मच, और अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बता देना, शशांक ने कहा और दुखी मन से बाहर निकल गया। अभी कुछ ही कदम चला था कि मामा जी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शशांक ने पलट कर देखा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने उसे संभाला सहीजा, पर अभी तुम्हारी मामी ना जाने क्यों उससे बहुत चिढ़ने लगी थी, इसलिए उसने नौकरी भी ढूंढ ली और वहां जाकर रहने लगी। पर फिर भी मामी को उसका यहां आना पसंद नहीं था। उसकी कहीं कोई गलती नहीं थी। मामी ने उससे लड़ाई झगड़ा किया और उसे घर से निकाल दिया। मामा जी बोले तो शशांक की आंखें भर आई। और एक बात, मामी ने जो भी बोला गलत बोला। नेहा के जैसी जैसी समझदार लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। हमेशा हम दोनों को माँ बाप ही माना और प्यार किया। मामी ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। इस घर में उसका अपमान और तिरस्कार होता रहा। इसलिए मैंने भी नहीं रोका, यह सोचकर कि यहां से अलग रहेगी तो खुश रहेगी। मैं नहीं जानता था कि उसका भाई उसे ढूंढने आ रहा है, मामा जी दुखी थे। शशांक भी भावुक हो गया। बेटा चिंता मत करो, वह दिल्ली में ही है और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगी। और फिर यह नंबर तो है ही ना, तुम सुबह उसको कॉल कर लेना, मामा जी ने कहा। थैंक यू सो मच, शशांक बोला और टैक्सी लेकर एक होटल में चला गया जहां पर उसे रात को रुकना था। उसका मन नहीं माना तो टैक्सी में बैठते ही उसने नेहा को कॉल लगा दिया, पर नेहा का फोन स्विच ऑफ आता रहा। सही कह रहे हैं मामा जी, इतनी रात को फोन लगाना ठीक नहीं है। कल सुबह उठकर ही बात करूंगा, और जब वह दिल्ली में ही है तो मुझे वहीं मिल जाएगी, सोचकर शशांक ने सुबह की फ्लाइट की टिकट बुक करा ली और वह भी होटल में जाकर अपने रूम में लेट गया। मन बहुत ही ज्यादा बेचैन और दुखी हो गया था। उसने नेहा को ढूंढकर भी खो दिया था और इसमें वह किसको दोष दे उसे समझ नहीं आ रहा था। मामा मामी का, जिन्होंने इतने सालों तक उसकी बहन को रखा पाला पोसा। मामी को क्या नाराजगी थी?
क्यों उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, साथ ही साथ उसका सारा सामान भी दे दिया। उनके पास एक उसकी तस्वीर तक नहीं थी जिससे कि पहचान सकूं। यही सब सोचते सोचते काफी रात हो गई। सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी तो शशांक भी निश्चिंत होकर सो गया। रात को देर से सोने के कारण सुबह शशांक की नींद नहीं खुली और वह सोता रहा। इस कारण से नेहा को भी फोन नहीं लगा पाया। उधर नंदिता, दिवाकर, मधु और बच्चे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें आनंद वहीं पर मिल गया। आनंद को देखते ही नंदिता के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान बिखर गई तो वही आनंद की आंखों में भी सुकून उतर आया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। आनंद दोनों से मिला। नमस्ते आनंद बाबू, कैसे हैं आप सब? दिवाकर ने पूछा। हम सब ठीक हैं, आप अपनी बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आनंद ने पूछा। बस सब कुछ आपके के कारण है, वरना उस दिन क्या हो जाता। नंदू मेरे साथ में नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं बचता और आप नहीं होते तो शायद जिंदगी फिर से पटरी पर नहीं आती, दिवाकर बोले। ऐसी बातें करते नहीं भाई साहब, आप हमारा परिवार है। नंदू के भाई मतलब मेरे भाई। और हम एक दूजे का नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप घर चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आनंद बोला और उन लोगों को लेकर घर निकल गया। जब तक वो घर पहुंचे तब तक निमेश काफी देर पहले ऑफिस निकल गया था और अर्नव भी कुछ देर पहले निकल गया। बाकी सूरज और अमृत, दिवाकर और मधु के आने के कारण उनके स्वागत के लिए घर पर ही रुक गए थे और उन्होंने थोड़ी देर में ऑफिस जाने का डिसाइड कर लिया था। जैसे ही आनंद की गाड़ी आकर रुकी, पूरा परिवार बाहर आ गया और सब ने खुशी खुशी दिवाकर और मधु का स्वागत किया। सब लोगों का प्रेम भरा व्यवहार देखकर दिवाकर की आंखें नम हो गई। कैसे हैं दिवाकर जी? सूरज बोले। अब बेहतर हूं, दिवाकर बोले। आप सब ने इतना साथ दिया और इतना सहयोग किया कि आज ऐसा लगता है कि दोनों परिवार अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, मधु बोली। हाँ तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों परिवार एक ही है और हमेशा एक ही रहेंगे, संध्या बोली और उन लोगों को लेकर अंदर आई। मधु और बच्चों को सब लोगों ने हॉल में बिठाया। नंदिता अपने सबके पांव छुए और फिर सबने साथ चाय पी। अब आपकी तबीयत कैसी है दिवाकर जी? अमृत ने पूछा। बस भगवान की कृपा है और आनंद बाबू का हाथ। इनके किए ऑपरेशन के कारण ही सब कुछ सही रहा है, दिवाकर बोले। हाँ वह तो है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, भगवान अगर एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से दे देता है। हो सकता है आपकी किस्मत में अब आगे दिल्ली में रहना ही लिखा हो, तो देखिए दिल्ली में आपका सारा इंतजाम हो गया है। अब आप आराम से अपना काम संभाल लीजिए और आराम से रहिए। बाकी हम सब तो यहाँ है ही आपके साथ और सहयोग के लिए, शोभना ने कहा। जी मान जी, वह सब तो है ही। आप लोगों के सहयोग के कारण ही मैं इतनी जल्दी फिर से उठकर खड़ा हो पाया हूं, वरना उस दुकान में मेरी जान बसती है। उधर दुकान जली और इधर जिंदगी मानो थम गई। आनंद और नंदू के साथ जीवन फिर से पटरी पर आने लगा है और अब मुझे भी कोई चिंता नहीं है। जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा और मैं तो मेहनत में विश्वास करता हूं। अब मेहनत करूंगा तो जल्दी यहां पर भी वही मुकाम हासिल कर लूंगा जो कि जबलपुर में था, दिवाकर बोले। बिल्कुल कर लेंगे। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, फिर कुछ भी असंभव नहीं है, शोभना बोली और फिर सब बातचीत करने लगे। नंदू ने दिवाकर और मधु को गेस्ट रूम में छोड़ा और अपने कमरे में चली गई रेडी होने के लिए। आनंद ने भी दिवाकर मधु का इंतजाम देखा, फिर वह भी उठकर अपने कमरे में चला गया। वैसे भी 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया था और अब नंदिता आई थी तो वह बेहद बेचैन था उसे आलिंगन में लेने के लिए। वह कमरे में आया तब तक नंदू नहाकर आ चुकी थी। आनंद ने कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और नंदिता की तरफ देखा। नंदिता एकदम से आकर उसके सीने से लग गई। आनंद ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। कितना तड़पा हूं तुम्हारे बिना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है नंदू, यह कमरा एकदम बेजान लगता था। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जान आ गई हो, आनंद ने कहा। नंदू बस आंखें बंद किए उसकी धड़कनों को सुनती रही। इतने दिनों से दूर थी मुझसे। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था तेरे पास आने का, मुझे छूने का, मुझे प्यार करने का? आनंद नंदू के चेहरे को बेतहाशा चूमने हुए बोला।
हाँ डॉक्टर साहब, बहुत मन कर रहा था पर मजबूरी थी। वहां से नहीं आ सकती थी, आप तो जानते हो। नंदिता भी उसकी बाहों में बिखरते हुए बोली। क्यों नहीं आई? क्यों तड़पाया मुझे? अब हमेशा मेरे पास रहना, अब तो तुम्हारा मायका भी यहीं आ गया है ना, तो बिल्कुल भी मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत परेशान हो जाता हूं मैं तुम्हारे बिना। पहले तुमने मुझे अपनी आदत डाल दी है और अब महीने के लिए चली जाती हो मुझे तड़पता छोड़कर, आनंद ने कहा और उसी के साथ उसके शरीर से साड़ी को अलग कर दिया और उसके होंठों से अपने होंठों को जोड़ लिया। नंदू भी डूब गई प्यार के एहसासों में। इस समय भावनाओं का ज्वार तेज था। बीच में आने वाली हर बाधा को आनंद हटा देना चाहता था। डॉक्टर साहब अभी, नंदू बोली। अभी और तभी कुछ भी नहीं। बस मुझसे दूर मत रहो बिल्कुल भी। आनंद बेकाबू होकर उसे शिद्दत से चूमने लगा। नंदिता भी 1 महीने बाद उससे मिली थी तो वह भी उसका साथ देने लगी और उसकी नज़दीकी से पिघलने लगी। दोनों ही एक दूसरे को बाहों में लिए बेखुदी से चूमते जा रहे थे। नंदू ने भी बेकाबू हो उसके सीने पर होंठ रख दिए और कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में समा गए। आनंद ने कसकर नंदिता को अपनी बाहों में भींच लिया और आंखें बंद कर ली। नंदिता के दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी और उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। हल्का फुल्का पसीना भी उसे महसूस हो रहा था, हालांकि कमरे में ऐसी चल रहा था तो पसीना दिखाई नहीं दे रहा था, पर अपने अंदर की हालत नंदिता को समझ में आ रही थी। यह हो क्या रहा है मुझे? मैं 1-2 दिन में जाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी, नंदू आनंद की बाहों में सिमटी हुई सोच रही थी। क्या डॉक्टर साहब को बोलूं? उनके हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेती हूं। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब वैसे भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हो सकता है ऐसी कोई बात ना भी हो, नंदू खुद से बोली। आनंद ने थोड़ी देर बाद उसकी बाहों समाई नंदू को देखा तो पाया कि वो सो रही है। आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने हौले नंदिता के माथे को किस किया तो नंदिता ने आंखें खोलकर देखा। क्या हुआ, बहुत थक गई क्या? इतनी जल्दी सो गई? हाँ थकी हुई होंगी और रात में भी ठीक से मैं सो नहीं पाई होगी, आनंद बोला। हाँ डॉक्टर साहब। पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों आजकल थकान हो जाती है। शायद ज्यादा मेहनत हो गई। इधर जबलपुर में भी इतना कुछ हो गया, मैंने कई बार ध्यान दिया कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पर सो जाती हूँ। थकान सी रहती है पर समझ नहीं पा रही हो किस कारण से, नंदिता बोली। अगर ऐसी बात है तो कल चलो मेरे साथ, सारे चेकअप करवा दूंगा हॉस्पिटल में, आनंद ने उसके सिर को सहला के कहा। डॉक्टर साहब 1-2 दिन बाद चलते हैं, अभी भाई साहब भाभी आए हैं ना, तो जरा उनका सेटलमेंट करवा दूं। और ऐसी भी कोई परेशानी नहीं है, अब पूरा महीना भी तो इतना स्ट्रेस से निकला है और मेहनत भी बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए थकान हो जाती है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। आप इतना परेशान मत हो, नंदिता ने कहा और उठकर वॉशरूम में चली गई। उसने दोबारा से शॉवर लिया और रेडी हो गई। उसके बाहर आते ही आनंद भी नहाने चला गया। दोनों तैयार हुए और फिर नीचे आ गए जहां पर बाकी सब लोग नाश्ते पर उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। उधर जबलपुर में शशांक की 9 बजे नींद खुली और उसने फिर से नेहा को फोन लगाया, पर फोन इस बार भी स्विच ऑफ जा रहा था। चलो अब दिल्ली जाकर लगा लूंगा, वैसे ही फ्लाइट का टाइम हो रहा है, सोचकर शशांक जल्दी से रेडी हुआ और एयरपोर्ट निकल गया। इस बीच वह लगातार नेहा को कॉल लगा रहा था पर नेहा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो शशांक ने भी हार कर अपना फोन फ्लाइट में बैठने के बाद बंद कर दिया, इस उम्मीद से कि दिल्ली पहुंचकर जब फोन लगाएगा तब शायद नेहा उसका फोन उठा ले। उधर नेहा का फ्लैट। नेहा ने रात को सोते समय फोन ऑफ कर दिया था क्योंकि बार बार आते मैसेज से कारण बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। एक तो वैसे ही अर्नव के कारण वह परेशान थी, उस पर बार बार आते मैसेज की नोटिफिकेशन, गुस्से में आकर उसने फोन ऑफ कर दिया और सुबह भी उसे ऑन करना भूल गई। जल्दी जल्दी तैयार हुई और बाहर निकल गई। आज तो उसने तय कर लिया था कि वह आज आर्यन के ऑफिस यानी कि राठौर की कंपनी में जाएगी और आर्यन के बारे में पूरी जानकारी ले लेगी। आर्यन, आखिर कब तक मुझसे नहीं मिलोगे? आज मैं अपने सवालों के जवाब लेकर ही जाऊंगी। आर्यन, तुम यहीं पर नौकरी करते हो ना, तो यहां से कहां जाओगे? मैं अभी सारा का सारा कुछ बता कर लूंगी, तुमसे मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। तुमने जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो।
और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो फिर तुम क्यों इतना आगे बढ़े? नेहा ने दुखी और परेशान होकर कहा और अंदर रिसेप्शन पर जाकर इंक्वायरी की। हेलो मैडम, नेहा ने रिसेप्शन पर पूछा। हाँ मैडम जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट बोली। यहाँ पर आर्यन नाम से एक पर्सन काम करते हैं, मुझे उनसे मिलना है, नेहा ने कहा। उस लड़की ने पूरी लिस्ट सर्च किया और उसके बाद नेहा को एक केबिन में भेज दिया। नेहा वहां पहुंची तो देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है। हेलो सर डॉट, नेहा ने पूछा। जी मैडम, अभी निशा ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, लड़का बोला। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, मैं तो आर्यन से मिलना चाहती हूँ। आर्यन यहाँ पर काम करते हैं ना? नेहा बोली। जी मैडम, अभी निशा ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, लड़का बोला। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, मैं तो आर्यन से मिलना चाहती हूँ। आर्यन यहाँ पर काम करते हैं ना? नेहा बोली। हाँ मैं ही आर्यन हूँ। और इस कंपनी में सिर्फ एक ही आर्यन काम करता है और वह मैं हूँ। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी पर जहाँ तक मैं जानता हूँ हम इससे पहले कभी नहीं मिले हैं, वह लड़का आर्यन बोला। सॉरी सर, मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई थी पर मैं जिस आर्यन को ढूंढ रही हूँ वह आप नहीं है, नेहा बोली और दुखी होकर बाहर निकल गई। आज मैं यही तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, अगर तुम इस कंपनी में हो तो जरूर आओगे या यहाँ से बाहर जाओगे। पर अब तो मुझे लग रहा है कि शायद तुमने मुझे नाम भी गलत बताया था। पर मैंने उराठौर ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से यहाँ आते देखा है, इसका मतलब तुम यहाँ काम तो करते हो। अब नाम तुम्हारा जो भी हो, नेहा मन ही मन सोच रही थी और वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में अर्नव की गाड़ी आती दिखाई दी तो नेहा एकदम से दौड़कर गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। अर्नव ने तुरंत ब्रेक लगा दिया और नेहा को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा उसकी कार के दरवाजे के पास आई तो अर्नव ने कार का दरवाजा खोल दिया। आओ बैठो बात करते हैं, अर्नव ने कहा तो नेहा उसके पास बैठ गई और उसी के साथ अर्नव ने गाड़ी यूटर्न में मोड़ दी। अपने ऑफिस के केबिन में खड़ा निमेश खिड़की से यह सब देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। पहले भी एक बार मैंने अर्नव को भाभी की फ्रेंड नेहा के साथ देखा था और आज भी नेहा इस तरीके से अर्नव की गाड़ी के सामने आ गई और अभी इनके साथ निकल गई। अगर यह लोग एक दूसरे को जानते हैं तो घर में अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगता है नंदिता भाभी भी नहीं जानती कि अर्नव भैया और नेहा एक दूसरे को जानते हैं। और इन लोगों के बीच चल क्या रहा है? कहीं भैया कुछ ऐसा ना कर दे जो कि घर के सारे रिश्ते बिखेर दें, क्योंकि जितना मैं जानता हूं अभी तक तो वह किसी रिश्ते के लिए सीरियस नहीं है। क्या नेहा सिर्फ उसकी दोस्त या जान पहचान है या बात कुछ और है? समझ नहीं आ रहा है, निमेश ने खुद से ही कहा और फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी दूर जाकर एक खाली सड़क पर अर्नव ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर नेहा की तरफ का दरवाजा खोला। नेहा भी बाहर निकली और एकदम से उसके गले लग गई। तुम मिल गए आखिर? कहाँ चले गए थे तुम आर्यन? तब से फोन भी नहीं उठा रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। क्या हो गया, नाराज हो क्या मुझसे? मैंने कोई गलती कर दी? कोई भूल हुई क्या? बताओ ना मुझे, नेहा बोली। अर्नव ने उसके कंधे पकड़ उसे खुद से दूर किया। देखो नेहा, मैं जानता हूं उस रात जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था पर मैं भी कमजोर पड़ गया और तुम भी कमजोर पड़ गई। इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देता कि तुमने मुझे सिड्यूस किया। तुमने मुझे मॉलेस्ट किया, अर्नव बोला। नेहा को लगा जैसे उसने कुछ गलत समझा है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? तुम कमजोर पड़ गए? मैंने सिड्यूस किया, नेहा एकदम से बोली। और नहीं तो क्या? तुम्हारे घर पर, तुम्हारे फ्लैट पर आया था। तुमने मुझे सिर्फ यूज किया, मेरे साथ संबंध बनाए और मैं भी बहक गया। इसमें कहीं से भी मेरी गलती नहीं है। इसलिए प्लीज उस रात को लेकर अब मुझे ना ही कोई ब्लेम करना और ना ही मुझे ब्लैकमेल करना, अर्नव ने कहा तो नेहा को लगा जैसे उसके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। तुम क्या कह रहे हो आर्यन? क्या बात कर रहे हो? मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर यह जबरदस्ती करने वाली बात, मॉलेस्ट करने की बात, सिड्यूस करने वाली बात कहाँ से आ गई? नेहा ने दर्द और गुस्से से कहा। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे प्यार करती, हाँ, पर मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।
कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा। इसलिए प्लीज अपने मन की बात को मेरे सिर पर मत थोपो। मैं तुमसे तो क्या किसी से प्यार नहीं करता और ना ही मुझे कोई बंधन पसंद है। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। अर्नव ने जैसे ही कहा नेहा को एक और झटका लगा। यह क्या कह रहे हो आर्यन? हम दोनों महीनों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और सडनली तुम इस तरीके से मना क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है आखिर बताओ मुझे? फैमिली प्रेशर है या कुछ और बात है? प्लीज मुझसे शेयर करो यार, इस तरीके से मत कहो आर्यन कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और जो भी हुआ वो एक गलती थी या मैंने तुम्हें सिड्यूस किया। नेहा ने दुखी होकर कहा। अर्नव खामोश रहा। मैंने तुम्हें सिड्यूस किया? नेहा के मुंह से निकला। जो सच है मैं वही कह रहा हूं। ना ही मेरे ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर है और ना ही कोई दबाव, यह मेरे खुद के विचार है। मैं सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता था, तुम्हारे साथ कुछ पल हंसता बोलता था, चार बातें कर लेता था। इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर का बंधन चाहता हूं मैं या तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी थी। अर्नव सख्ती से बोला तो नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है न होगा। अर्नव बोला। आर्यन प्लीज। नेहा बेहद दुखी हो गई। मैंने कभी कहा क्या? मैंने कभी तुमसे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? कि मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं? फिर तुमने अपने मन में ही क्यों ऐसा सोच लिया और खुद ही डिसीजन ले लिया? अर्नव बोलते जा रहा था और नेहा के आंसू बह रहे थे। प्लीज ऐसा मत कहो। उस रात हम करीब आए क्योंकि हम एक दूजे का साथ चाहते थे। अगर तुम्हें आज प्यार का एहसास नहीं भी है तो साथ रहेंगे तो प्यार हो जाएगा। आर्यन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। रियली तुम्हें बहुत चाहती हूं आर्यन। मैं सोच भी नहीं सकती तुमसे अलग होना या तुम्हारे बिना रहना। नेहा ने उसके हाथ पकड़कर कहा तो अर्नव ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिए। तुम क्या सोचती हो, तुम क्या चाहती हो या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानो, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा, इसलिए मुझसे शादी करने के सपने देखना भूल जाओ। अर्नव बोला। तो उस रात मेरे करीब क्यों आए? अगर ऐसा था तो तभी मना क्यों नहीं कर दिया कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? मैं तो पीछे हट जाती, पर तब तुम मेरे करीब आए, मेरा फायदा उठाया, मेरे साथ फिजिकल हुए और अब तुम इनकार कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते तुम। यह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज आर्यन समझने की कोशिश करो। नेहा ने अभी भी रिक्वेस्ट वाली लैंग्वेज में कहा। मैं अगर करीब आया तो खुद तुम भी तो बेताब हुई पड़ी थी मेरे साथ फिजिकल होने के लिए। एक बार भी क्या तुमने मना किया? क्या तुमने रोका? फिर अब मुझ पर ब्लेम क्यों करने आ गई? अर्नव ने कहा। मैंने रोका था। मैंने कहा था तुम्हें कि अभी शादी नहीं हुई है और शादी के पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। पर तुमने क्या कहा था? अपने शब्द याद करो। तुमने कहा था कि मैं तुम पर विश्वास रखूं। यह है तुम्हारा विश्वास? यह सिला दिया तुमने मेरे विश्वास का। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए शर्म नहीं आई? नेहा गुस्से से चीखी। और एक लड़के को जिसको ना ज्यादा अच्छे से जानती हो न पहचानती हो, यहां तक कि उसका नाम भी नहीं जानती कि सही क्या है। अर्नब ने कहा तो नेहा ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। हाँ सही कह रहा हूं। मेरा नाम भी आर्यन नहीं है, कुछ और है। और मैंने तुम्हें आर्यन बोल दिया और तुम मान गई। अगर मुझ पर ब्लेम लगा रही हूं तो तुम भी सुन लो। मैं अगर तुम्हारे करीब आया, मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए तो तुम भी कोई दूध की धुली हुई हो। मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम भी तो मेरे साथ सोने के लिए बेताब थी, इसीलिए तो बिना मना किए एक बार में ही तैयार हो गई मेरे साथ। एक जोरदार थप्पड़ नेहा ने उसके गाल पर मार दिया। मैं बेवकूफ थी जो मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान पर विश्वास किया। हाँ मैं बेवकूफ थी, छोटे शहर की जो हूं, कि जो तुम्हारी मीठी बातों में आ गई, लगा कि तुम मुझे प्यार करते हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा तो शुरुआत भी झूठ है और अंत भी झूठ है।
हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुई, पर ये रिलेशन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरी जा रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं प्यार करती थी। उस दिन मैं दुखी थी और तुम्हारा प्यार मुझे सुकून दे रहा था। क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मेरे साथ हो। नेहा दुखी होकर बोली। अर्नव ने नजर झुका ली। और हाँ, मैंने अगर तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं तो तुमने भी भले कहा नहीं था, पर तुम बोले थे कि तुमने मना कब किया है। वह सब वो वजह थी जिस कारण मैं तुम्हारे करीब आई, न कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरी जा रही थी। तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी मैंने सोचा भी नहीं था। नेहा अर्नव की बातों से बेहद दुखी थी। ठीक है ना, अब पता चल गया ना मैं कैसा हूं, तो अब दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और कभी दोबारा राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। और अगर तुमने यह बात दोबारा किसी से कही कि हम दोनों के बीच क्या हुआ तो मेरी बदनामी नहीं होगी, पर मैं सबको बता दूंगा कि जो हुआ जबरदस्ती नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी सहमति से हुआ था। मैं तुम्हें कहीं उठाकर नहीं ले गया था, बल्कि तुम अपने फ्लैट पर थी। जो भी हुआ तुम्हारे फ्लैट में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पर हुआ, और मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। जो भी हुआ तुम्हारी इच्छा से हुआ, इसलिए आइंदा मेरे आसपास मंडराने की, मुझे ढूंढने की और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अर्नव बोला और गाड़ी की तरफ जाने लगा। नेहा एकदम से शॉक्ड थी। अचानक से उसे होश आया तो वह दौड़कर आई और अर्नव के पीछे से उसके गले लग गई। प्लीज आर्यन, ऐसा मत करो मेरे साथ। कोई नहीं है मेरा अपना। प्लीज आर्यन, तुम पर बहुत विश्वास करती हूं, मत छोड़ो मेरा साथ। तुम जो कहोगे वह मैं करूंगी, तुम जैसे रखोगे वैसे रह लूंगी। तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं करूंगी, पहली बार परिवार का सपना देखा है, प्लीज यार ऐसा मत करो, नेहा ने रोते हुए कहा। अर्नव ने एक जोर का झटका उसे मारा तो नेहा एकदम से नीचे गिर गई और अर्नव अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। नेहा के हाथ से छूटकर उसका बैग भी नीचे गिर गया और उसमें रखा हुआ उसका एक फ़ोन गिर गया, जिसमें कि उसकी फैमिली मेंबर के नंबर थे। बाकी ऑफिशियल फ़ोन उसके बैग में पड़ा रह गया था। अर्नव वहां से जा चुका था और नेहा को पूरी तरीके से तोड़ चुका था। नेहा को जो अब तक एक उम्मीद थी कि शायद आर्यन बिजी है इसलिए उससे बात नहीं कर रहा है, पर आज अर्नव ने आकर उसके सारे सवालों के जवाब देने के साथ साथ उसके हर भ्रम को तोड़ दिया था। यहां तक कि सबसे बड़ा सच सामने आया था कि वह आर्यन है ही नहीं। उसका नाम तो कुछ और है, और क्या है यह नेहा को उसने नहीं बताया और ना ही नेहा ने पूछा। इतना कुछ घट गया कि नेहा का दिमाग पूरी तरीके से सुन्न पड़ गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ वह अपने भविष्य के सपने देख रही है, जिसके साथ वह अपना आशियाना बसाना चाहती है, वो उसे यूं ठोकर मारकर चला जाएगा। आज एक बार फिर नेहा की उम्मीदों के साथ साथ उसका विश्वास भी टूट गया था। एक बार फिर, क्योंकि पहले उसने मामा मामी पर विश्वास किया था, उन्हें अपने माता पिता का दर्जा दिया था, पर वह कभी उसे अपनी बेटी नहीं मान सके और उसे घर से निकाल दिया। उसका विश्वास तोड़ दिया। उसने बहुत ही ज्यादा उम्मीद से और भरोसे से आर्यन को अपनाना चाहा था, उसे प्यार किया था, पर आज आर्यन ने भी उसे धोखा देकर उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। नेहा सड़क पर बैठी रोए जा रही थी। आने जाने वालों की नज़र उस पर ठहर रही थी और वो इस बात से अनजान थी। कुछ देर बाद उसे स्थिति का अंदाजा हुआ और उसने आसपास के लोगों की नज़रों को खुद पर देखा तो उठ खड़ी हुई। उसका बैग और बैग का सामान नीचे गिर गया था। उसने बैग उठाया और जल्दी से सामान भरा, यह भी नहीं देखा कि क्या छूट गया है और क्या नहीं, और वहां से ऑटो लेकर अपने फ्लैट के लिए निकल गई। फ्लैट में आई, दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर जा गिरी और रोना फिर से शुरू हो गया। दिल टूटा था उसका और साथ ही साथ विश्वास और उम्मीदें भी। इतना आसान नहीं था संभलना। आज वैसे भी संडे था। वैसे तो संडे को भी वो अक्सर ऑफिस जाती थी, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां कुछ न कुछ लगाए रहती है। छुट्टी वाले दिन भी पर नेहा को आर्यन से मिलना था तो उसने छुट्टी ले ली थी। उसके कानों में अर्नव के शब्द गूंज रहे थे कि तभी उसका फोन बज उठा। नेहा बस रोती रही, फोन का ध्यान ही नहीं था कि तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा। उसने बैग उठा निकालकर फोन देखा तो उसके ऑफिस वाले फोन पर नंदिता का कॉल आ रहा था। हेलो, नेहा ने कॉल पिक किया तो नंदिता की आवाज आई। हेलो नेहा, सुन रही है ना तू? कहाँ है तू? और तेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा है? सुबह से कब से ट्राई कर रही हूँ। अच्छा है कि तूने मुझे अपना ये नंबर भी दे दिया था तो मैंने तुझे इस पर कॉल कर लिया है।
कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, नंदू बोली तो नेहा ने अपने बैग में फोन ढूंढा पर फोन नहीं मिला। शायद कहीं खो गया है, कोई बात नहीं, वैसे भी उसमें ऐसे कोई खास नंबर नहीं थे, तू अब इसी पर कॉल कर लिया कर, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। हुआ क्या है? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या नेहा? बता मुझे क्या प्रॉब्लम है, नंदिता ने कहा। प्लीज नंदू, तू मुझसे मिल सकती है, नेहा ने रोती हुई आवाज में कहा तो नंदिता को बड़ा ही अजीब लगा। हाँ नेहा, मैं दिल्ली आ चुकी हूं, तू बता क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों परेशान है इतना? नंदू ने कहा। कुछ मत पूछ नंदू, तू प्लीज बस मुझसे मिलने आजा प्लीज नंदू। मन बहुत खराब हो रहा है, ऐसा दिल कर रहा है कि बस सब कुछ खत्म कर दूं। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे नंदू, नेहा एकदम से तेज रोने लगी। दुखी मत हो डॉट। मैं आ रही हूं नेहा, मुझे अपना एड्रेस भेज, मैं 1 घंटे में आ रही हूं तुमसे मिलने के लिए, और खबरदार जो कुछ भी उल्टा सीधा सोचा। मैं हूं ना, तेरे साथ आ रही हूं मैं, नंदिता बोली और फोन कट कर दिया। नेहा ने उसको एड्रेस भेज दिया। सब लोगों का नाश्ता हो ही चुका था तो सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। डॉक्टर साहब, मुझे नेहा के पास जाना होगा। पता नहीं क्यों बहुत परेशान है वह। बहुत ज्यादा रो रही है। लगता है मामा मामी की वजह से परेशान है, और इतने दिनों से यहाँ अकेली थी, मैं भी नहीं थी, इसलिए शायद ज्यादा दुखी है, नंदिता बोली। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं क्योंकि जबलपुर से ट्रक पहुंचने ही वाला है और मैं सोच रहा हूं कि कुछ वर्कर्स को ले जाकर भाई साहब के फ्लैट में उनका पूरा सामान सेट करवा देता हूं, आनंद बोला। फिर ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप निकल जाइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, नंदू बोली तो आनंद मधु को लेकर दिवाकर के फ्लैट पर चला गया ताकि सामान सेट करवा सके। दिवाकर की तबीयत वैसे भी अभी ठीक नहीं थी, इसलिए उनके लिए एक्सर्शन करना ठीक नहीं था, तो दिवाकर मिंटू प्रांसु के साथ घर पर ही आराम कर रहे थे। उधर नंदिता ने अपना सामान खोला और सामान कबर्ड में रखने लगी। हाथ में एनवलप आ गया। डॉक्टर साहब को शाम को दिखा दूंगी, नंदिता ने कहा और ड्रावर खोलकर उसके अंदर डाल दिया और पूरा सामान जमाने के बाद ड्राइवर के साथ नेहा के फ्लैट पर उससे मिलने के लिए निकल गई। उधर शशांक दिल्ली पहुंचा और एयरपोर्ट पर फोन चालू करते ही उसने नेहा को फिर से फोन लगाना शुरू कर दिया, पर नेहा का फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा था। शशांक बेहद परेशान हो गया था। पता नहीं यह फोन क्यों नहीं लग रहा है। नेहा दिल्ली में ही है और पता नहीं कहाँ होगी। एक बार बात हो जाती तो मैं उससे मिलने चला जाता और फिर उसे सारी सच्चाई बता देता तो वह जरूर मानती, शशांक ने मन ही मन सोचा और नेहा का नंबर ट्राई करता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। नंदिता नेहा के फ्लैट पर पहुंची और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो नंदिता ने दरवाजे को हौले से धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ। नंदिता अंदर आई तो देखा नेहा बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी हुई है। नंदिता ने दरवाजा बंद किया और नेहा के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। नेहा को किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसने चेहरा उठाकर देखा। नंदिता को देख वो एकदम से उसके गले लग गई और बिखर कर रोने लगी। नंदिता ने दरवाजा बंद किया और नेहा के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। नेहा को किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसने चेहरा उठाकर देखा। नंदिता को देख वो एकदम से उसके गले लग गई और बिखर कर रोने लगी। नंदू की भी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाया। बस कर नेहा, शांत हो जा डॉट। मैं आ गई हो ना, क्यों इतना दुखी हो रही है? कहा है ना मैंने, तू अकेली नहीं है। मैं हूं तेरे साथ, तेरी दोस्त, तेरी बहन हमेशा तेरे साथ है। बता मुझे क्या बात हो गई है, क्यों इतना परेशान है, क्यों दुखी हो रही है? क्या फिर से मामा मामी ने कुछ कहा? नंदिता ने सवाल किए तो नेहा ने नमे गर्दन हिलाई। ऑफिस में कोई बात हुई? बॉस ने डांटा या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है? नंदिता ने फिर से पूछा तो नेहा ने फिर से नामे गर्दन हिला दी डॉट। अब नंदिता का भी दिमाग खराब होने लगा था। फिर क्या हुआ? आर्यन के साथ कोई बात हुई क्या? नंदिता ने धीरे से कहा तो नेहा वापस से उससे लिपट गई और रोने लगी। नंदू, वो मुझे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ उसके लिए टाइम पास थी और उसका मतलब निकल गया तो उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। नंदू, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? नेहा रोए जा रही थी और नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, नेहा क्या कहना चाहती है।
उसने टेबल से उठाकर पानी लिया और नेहा को दिया। ले पानी पी और शांत हो जा, नेहा बोली और उसके बालों को पीछे किया, उसके आंसू पोंछे, फिर उसे अपने सामने बैठा लिया। अब बता क्या हुआ है? क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना परेशान है? तुम उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी ना? क्या हुआ? उस रात वह तुम्हारे साथ ही था ना? नंदिता ने जैसे ही कहा नेहा ने गर्दन झुका ली। यूं नजर मत चुरा मेरी तरफ देख नेहा, और सच सच बता मुझे। उस रात आर्यन तेरे साथ ही था न? नंदू ने दोबारा पूछा तो नेहा ने गर्दन और ज्यादा झुका ली। इसका मतलब पूरी रात वह तेरे साथ था? नंदिता ने नेहा के चेहरे पर हाथ लगाकर कहा। नहीं, तेरा फोन आने के बाद चला गया था, नेहा बोली तो नंदू ने उसे घूर कर देखा। नेहा ने वापस नजर झुका ली। हुआ क्या है नेहा, प्लीज शुरू से बता। क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई है? नंदिता ने पूछा। तू जानती है ना कि मैं उसे पसंद करती हूं, उससे प्यार करती हूं। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। जब मैं बेंगलोर गई थी तब भी हम दोनों बात करते थे। वो हमेशा कहता था कि मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उसे प्यार करने लगी थी, नेहा बोली। नंदू बस सुन रही थी। इसलिए मैं भी उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे प्यार करती हूं, शादी करना चाहती हूं। मैंने तुझे बताया था न नंदू? नेहा ने नंदू की तरफ देखा। हाँ मैं जानती हूं तेरा इतना सारा सच, अब बता आगे क्या हुआ? तूने उसे शादी के लिए कहा तो क्या उसने मना कर दिया? नंदिता बोली। मुझसे भूल हो गई नंदू, नेहा ने जैसे ही कहा नंदिता ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। उस रात को यहां आया था और मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया और वह मेरे करीब आने लगा। मैं भी उसे नहीं रोक पाई नंदू, और हम दोनों के बीच, कहते कहते नेहा वापस से रोने लगी। नंदिता के चेहरे पर गुस्से के भाव आए और उसने कंधे पकड़कर नेहा को झिंझोड़ दिया। तू पागल हो गई है क्या नेहा? दिल्ली क्या आई, खुद की जड़ें, खुद के संस्कार भूल गई? नंदू गुस्से से चीखी तो एकदम से फिर उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई और हाथ पांव कांप गए। उसने 2 पल गहरी सांस ली और फिर पानी पिया। नेहा की तरफ देखा जो कि नजरें झुकाए बैठी थी। मैंने कितना समझाया था ना तुझे कि इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करना है। तू उसे प्यार करती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। तू उससे शादी कर लेती तब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे नेहा। ऐसा कैसे कर गई तू? नंदू अब दुखी हो गई। उससे प्यार करती हूं मैं। बहुत चाहती हूं उसे, नेहा बोली। पर प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता नेहा, और जो रिश्ते शारीरिक जरूरतों पर बने उनकी कोई उम्र नहीं होती, नंदू परेशान होकर बोली। उस दिन भी मैंने उससे कहा कि मैं उसे प्यार करती हूं और अगर वह मुझे प्यार नहीं करता तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, नेहा बोली तो नंदू का दिमाग ठनका। फिर उसने कहा कि तुझे प्यार करता है? नंदू बोली। नहीं, नेहा बोली तो नंदू ने अपना सिर पकड़ लिया। पर उसने कहा कि उसने मना कब किया है? इसका मतलब तो वह मुझे प्यार करता है ना, हुआ न नंदू? नेहा बोली। पर फिर भी नेहा तूने गलत किया। आर्यन तो गलत है ही, पर तू भी बराबर की जिम्मेदार है, नंदू बोली। मैं मानती हूं कि उस पल बह गई थी, पर मैंने उसे रोका भी था। मैंने उससे कहा था कि शादी के पहले यह सब चीजें नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उस पर विश्वास रखूं, वो मेरा साथ देगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बस मैंने विश्वास किया था नंदू, और उसी विश्वास की सजा उसने यूं मुझे तोड़कर दी। प्यार करती थी उसे और उस पर विश्वास कर लिया, यही मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई, नेहा रोते हुए बोली। नंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उस दिन के बाद से उसने मुझसे मिलना तो दूर, बात करना तक बंद कर दिया। मेरे फोन नहीं उठाता था, मुझसे बात नहीं करता था। आज जब मैं उसको ढूंढते ढूंढते पहुंची, पता है उसने क्या कहा? नेहा ने जैसे ही कहा नंदिता ने उसकी आंखों में देखा। तू मुझसे बोल सकती है? क्या बोला वो, प्लीज बता? नंदू बोली तो। नेहा ने नंदिता को सारी बात बताई। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मानती गलती तेरी भी है, पर सही वो भी नहीं। अगर प्यार नहीं था, रिश्ता नहीं रखना था तो उसे पीछे हट जाना चाहिए था। उसी पल बोलना चाहिए था कि वो प्यार नहीं करता, वो रिश्ता नहीं चाहता। तब भी अगर तुम दोनों फिजिकल होते तो पूरी गलती तेरी होती, पर प्यार के नाम पर धोखा देना और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद यूं पीछे हटना गलत ही
तुम दोनों गलत हो, पर वो ज्यादा गलत क्योंकि उसने एक बार नहीं कहा कि वो तुझे प्यार नहीं करता, नंदू बोली। नेहा ने नजर उठा नंदू की तरफ देखा। चेहरा गुस्से से लाल था। तूने सहमति दी क्योंकि तू प्यार करती है। तूने प्यार का इजहार किया और जब उसने मना नहीं किया तब तू आगे बढ़ी। गलत फिर भी है तू क्योंकि तुझे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। पर वो ज्यादा गलत है क्योंकि उसने धोखा दिया। तुझे हासिल करने के लिए अपने मन की बात छिपा गया और माफी मांगने की जगह धमकी दे रहा है, तुझे इग्नोर कर रहा है। नंदू को बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते आज उसके ऑफिस में गई थी जहां वह काम करता है, पर वहां कोई और ही आर्यन था। मैं बाहर खड़ी रही इस इंतजार में कि है आर्यन जो भले कोई नाम का हो पर आएगा जरूर, और वही हुआ। उसकी गाड़ी वहां आई तो मैं उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां जब मैंने उससे कहा कि वह मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरे फोन कॉल्स नहीं ले रहा, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो उसने दो टूक कह दिया कि उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वह मुझसे प्यार नहीं करता नंदू। उसने मना कर दिया, नेहा ने बेहद दुखी होकर कहा। फिर तूने उसे नहीं कहा कि अगर प्यार नहीं था तो क्यों करीब आया, नंदू बोली। कहा ना मैंने, तो उसने कहा कि मेरी मर्जी थी, मेरा फ्लैट था, मैंने उसे सिड्यूस किया और वो बहक गया। उसकी कोई गलती नहीं है और वो प्यार नहीं करता। किसी से प्यार नहीं करता, ना ही शादी करेगा, नेहा बोली। उसका कोई पता है क्या है, नंदिता ने पूछा। कोई फोटो नाम, नंदू बोली तो नेहा ने नमे गर्दन हिला दी। नंदू ने गुस्से से नेहा को घूरा। उसका नाम आर्यन भी नहीं है, ना जाने क्या नाम है। कहाँ रहता है, कौन है, कुछ नहीं पता मुझे। और वो वहां काम करता भी है कि नहीं क्या पता, वो भी एक झूठ हो, नेहा बोली। तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, जिसे न ठीक से जाना न पहचाना, बस यूं ही उसके साथ, नंदू बोली तो नेहा ने शर्मिंदगी से नजर झुका ली। तू प्रेग्नेंट तो नहीं, नंदू बोली तो नेहा ने उसकी तरफ देखा। कुछ पूछ रही हूं। अब ये मत कहना कि तू नहीं जानती कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, या तुझे नहीं पता प्रेग्नेंट है कि नहीं, नंदू बोली। नंदू वो, नेहा बोली। पीरियड डेट्स याद है, या वो भी भुला बैठी उसके इश्क में। नंदू का गुस्सा अब उसके शब्दों में आ रहा था। अभी लास्ट वीक ही हुआ पीरियड, नेहा ने जैसे ही कहा नंदू ने राहत की सांस ली। पर मैं अब भी उसे चाहती हूं, बहुत प्यार करती हूं उससे, नंदू। नेहा वापस से बिखर के रोने लगीं तो नंदू भी भावुक हो गईं और उसने नेहा को गले लगा लिया। वो कौन है, कहाँ रहता है, तूने पूछा क्यों नहीं? पता करना था ना तुझे कौन है वह। हम उसके घर चलकर बात करते, उसे दोबारा मिलते, उसे समझाते, नंदू ने कहा। कहा क्या फायदा है नंदू, क्या फर्क पड़ता है जब वह मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, नेहा ने कहा। फर्क पड़ता है, वो यूं नहीं कर सकता, नंदू बोली। और ऐसे कैसे किसी के घर चले जाएंगे, गलती तो मेरी है ना, और वह बहुत आसानी से मुझे गलत साबित कर देगा। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कि, वह मुझे कहीं बाहर नहीं लेकर गया। जो भी हुआ मेरे फ्लैट पर हुआ, मेरी सहमति से हुआ, नेहा बोली तो नंदू ने उसकी आंखों में देखा जहां दर्द था। पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब मुझे धोखा क्यों दे जाते हैं, मुझे क्यों छोड़ जाते हैं? मैंने सच्चा प्यार किया था, सच्चे दिल से चाहा था। उसने भी मेरे साथ ऐसा किया, नेहा बोली। तुझे पता करना चाहिए था कि वह कौन है। क्या है, हम उससे बात करते, कुछ नहीं तो मैं उसे समझाती, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेंट करते, नंदू बोली। नेहा ने नंदू की तरफ देखा। ऐसे कैसे वो कर सकता है तेरे साथ? यह गलत बात है, यह चीटिंग है। अगर उसे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था तो उसे उसी दिन मना कर देना चाहिए था और इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब इतना आगे बढ़कर पीछे नहीं हट सकता वह। यह गलत है और उसने तेरे साथ गलत किया है। तू मुझे बता वह कौन है, कहाँ है? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, नंदू बोली। मैं ढूंढ लूंगी, मुझे पता चलेगा तो मैं तुझे बता दूंगी, नेहा बोली। नंदू ने जैसे तैसे उसे संभाल लिया। देख नेहा, जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते हैं, पर इस तरीके से कमजोर नहीं पड़ते। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है।
भूल जाओ उसे, और हाँ अगर नहीं भूल सकते तो ढूंढ उसे से कहाँ है, कौन है, हम उस दोनों मिलकर उसे सजा दिलाएंगे और डॉक्टर साहब भी है, वो हमारी मदद करेंगे। इस तरीके से किसी के साथ गलत करना गलत होता है, और वो इस तरीके से नहीं सकता, नंदू बोली। अभी तो मुझे पता ही नहीं है वह कौन है क्या है, तो मैं तुझे क्या बताऊं? पता चलेगा तब बता दूंगी, नेहा बोली। ठीक है, जब तक नहीं पता चलता तब तक भूल जा उसे। जरूर किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा होगा तेरे लिए, भगवान ने सब अच्छा हो जाएगा, तू प्लीज इस तरीके से हिम्मत मत हार। जा उठ जा, मुंह धोकर आ, नंदिता बोली तो नेहा उठकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही नंदिता ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया। जिस बात का डर था वही हो गया। नेहा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, और नेहा तो जो है सो है, और वह सामने वाला कैसे उसे चीट कर सकता है? कहीं ना कहीं तो उसे उसके व्यवहार से नेहा को भी ऐसा लगा होगा ना कि उसके लिए सीरियस ही उसे प्यार करता है, तभी तो इतना आगे बढ़ी। इस तरीके से धोखा देना तो गलत है ना। अगर प्यार नहीं करता था तो मना कर देना चाहिए। यूं किसी की फीलिंग के साथ खेलना और उसके साथ फिजिकल होना तो गलत है। जब रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है, जब रिश्ता नहीं रखना है, जब शादी नहीं करनी है, तो फिर फिजिकल होने की भी क्या जरूरत है? नंदिता ने मन ही मन कहा। नेहा भले माफ कर दे पर मैं उसे माफ नहीं कर सकती। बस अब जल्दी से जल्दी मुझे पता चल जाए कि वह कौन है, उसके बाद में उसे नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, नंदिता मन ही मन बोली। नेहा वॉशरूम से आ गई तो नंदू ने उसके हाथ थामे। अब तो बस मुझे पता चले कि वह कौन है क्या है, बाकी मैं उसे देख लूंगी, नंदिता ने नेहा को समझाया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर अभी मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, न मेरा उसके बारे में पता करने का मन कर रहा है, न उसे सजा देने का, नहीं लड़ने झगड़ने का। मैं बहुत परेशान हो गई हूं नंदू, बहुत दुखी हो गई हूं। एकदम डिप्रेशन सा आ गया है। ऐसा लगता है कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। सब मुझे चीट करते हैं, सब मुझे यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? नेहा भावुक होकर बोली। उन लोगों को भूल जाओ, पर मैं हूं, भाई साहब है, भाभी है, हम सब कभी तुझे यूज नहीं करते, कभी तुझे चीट नहीं करते। तुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस तू अब उसको भूल जा और अपने काम पर ध्यान दे। कल से ऑफिस ज्वाइन कर और अपना काम संभाल। जैसे ही तुझे पता चले कि वह कौन है मुझे बताना, नंदिता ने कहा तो नेहा ने गर्दन हिलाई। नंदू ने नेहा को बहुत अच्छे से समझा दिया और फिर कुछ देर बाद अपने घर निकल गई, क्योंकि घर पर भी दिवाकर और मधु थे और वैसे भी वह 1 महीने बाद वापस लौटी थी। इस तरीके से पूरे टाइम नेहा के साथ नहीं रह सकती थे। घर आकर वह घर के बाकी कामों में लग गई, साथ ही दिमाग नेहा और उसकी तकलीफ में उलझा हुआ था। इन सबके कारण मानसिक तनाव रहा और आनंद को रिपोर्ट दिखाने का उसे ध्यान नहीं रहा। शशांक अपने घर पहुंचा तो रायचंद उसे हॉल में ही बैठे मिल गए। वैसे भी आज संडे था तो उनका भी ऑफिस जाने का मन नहीं था। उन्होंने शशांक को अकेले आते देखा तो उन्हें अजीब सा लगा। क्या हुआ, शशांक नहीं मिला क्या नेहा का पता? रायचंद ने शशांक के पीछे देखकर कहा। वहां पर और कोई भी नहीं था, शशांक बोला और उनके गले लग गया। पापा, मैंने उसे पाकर भी खो दिया, शशांक बोला। मतलब क्या कहना चाहते हो? रायचंद बोले। मैं गया था वहां पर, लेकिन अब नेहा उन लोगों के साथ नहीं रहती। नेहा ने उस घर को घर छोड़ दिया है, और सबसे बड़ी बात, पापा के उन लोगों के पास नेहा की कोई फोटो तक नहीं है। मामी उसे पसंद नहीं करती थी तो लड़ाई झगड़ा होता था, उल्टा सीधा बोलती थी, और उन्होंने नेहा को घर से निकाल दिया। शशांक दुखी हो गया। मेरी बहन कितनी तकलीफों के बीच रही, बस वो मिल जाए तो उसका जीवन खुशियों से भर दूंगा, शशांक बोला। उनके साथ नहीं है तो कहाँ गई वो? रायचंद ने पूछा। वह यहाँ दिल्ली में जॉब करती है, उन लोगों ने उसका एड्रेस तक नहीं पूछा, कंपनी का नाम भी नहीं, एक तस्वीर तक नहीं मिली मुझे, ना ही कोई पता है, नहीं कोई ठिकाना है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि नेहा किस कंपनी में काम करती है। बस इतना पता है कि दिल्ली में नौकरी करती है, शशांक बोला। उसका कोई फोन नंबर? रायचंद जी ने पूछा।
उसका एक नंबर दिया था मामा जी ने, पर कल से लगा रहा हूं, पहले ऑफ जा रहा था और अब अनरीचेबल बता रहा है। पता नहीं कब कहाँ है मेरी बहन, कैसे ढूंढूं मैं इतनी बड़ी दिल्ली में। पापा उसका नाम जानता हूं, ना पहचान पता है, ना उसका मुझे एड्रेस पता है, न ये जानता हूं कि वह कहाँ काम करती है। शशांक इंसान बेहद परेशान और दुखी हो गया था। तुम चिंता मत करो, दिल्ली में है ना, तो उसे ढूंढ लेंगे हम जल्दी से। बिल्कुल मत घबराओ, सब सही हो जाएगा, रायचंद जी बोले। जी पापा, शशांक बोला और अपने कमरे में चला गया। वैसे भी वह बहुत ज्यादा उदास और परेशान था नेहा के ना मिलने के कारण, और फिर नेहा का अब फोन भी नहीं लग रहा था। उसे जो एक उम्मीद बंधी थी कि शायद फोन करने पर नेहा उसे मिल जाए, वो उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी, जिस कारण से बेहद दुखी हो गया था। अर्नव वापस ऑफिस पहुंच गया और अपने केबिन में आंखें बंद करके बैठ गया। पता नहीं आज इतना अजीब क्यों लग रहा है। कभी किसी लड़की के लिए मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मन में एक गिल्ट आ रहा है। क्या मैंने नेहा के साथ सही किया? कहीं मैंने उसके साथ गलत तो नहीं कर दिया? अर्नव ने सिर पर हाथ रखा। वह ऐसी लड़की नहीं है। वह श्वेता या बाकी और लड़कियों की तरह नहीं है। वह उन लड़कियों में से नहीं है जिसके लिए सिर्फ यह सब चीजें टाइम पास हो। वो मेरे लिए सीरियस थी वाकई में, पर मैंने उसके साथ गलत कर दिया। पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? पता नहीं आज इतना खराब क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? अर्नव सोच रहा था। पर मैं करूं तो क्या करूं? मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। पर नेहा भी तो रुक सकती थी। अभी एक गलती के कारण जिंदगी भर के बंधन में तो नहीं बंधा जा सकता ना। अर्नव मन ही मन सोच रहा था, पर वह खुद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। नेहा के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे और नेहा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, पर वह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, और वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसे एक तरफ लग रहा था कि उसने नेहा के साथ गलत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका अभी तक का जो भी व्यवहार रहा उसके हिसाब से उसे लग रहा था कि उसने सही किया है, क्योंकि वह इस तरह के किसी भी बंधन, किसी भी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता था। सब कुछ सोचने समझने के बाद भी ना जाने क्यों वह अभी भी जैसे किसी मझधार में फंसा हो और निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। एक हफ्ते का समय यूं ही बीत गया। इस एक हफ्ते में दिवाकर की दुकान और घर पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। बच्चों का एडमिशन हो चुका था। आनंद हॉस्पिटल गया हुआ था और नंदिता दिवाकर और मधु को लेकर उनके फ्लैट पर आ गई। दिवाकर ने पूरे फ्लैट को देखा और फिर सोफे पर बैठ गए। मन थोड़ा सा विचलित था, आखिर जिंदगी गुजार दी थी उन्हें जबलपुर में और अब एक नई शुरुआत नए शहर में करनी थी। नंदिता ने उनकी तरफ देखा और फिर उनके पास आकर बैठ गई। दिवाकर ने नंदू को देखा और उनके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आई। भाई साहब हम सब हैं आपके साथ, और जब आप जो जबलपुर में अपना एक नाम एक पहचान बना सकते हैं तो यहाँ पर भी जरूर बनाएंगे। मैं जानती हूँ थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर सब जल्दी ठीक हो जाएगा सब भाई साहब, नंदू बोली। तुम ठीक कह रही हो नंदू, और फिर तुमने और आनंद बाबू ने और तुम्हारे ससुराल वालों ने इतनी मदद कर दी। पूरा घर जमा दिया है, शोरूम चालू हो गया है, वहाँ का काम भी ढंग से चल रहा है, और सच कह रहा हूँ मेरा भी अब मन नहीं कर रहा था जबलपुर रहने का, क्योंकि बहुत अच्छे संबंध थे सागर की माँ और उसके पिताजी से। पर यह सब जो कुछ हुआ उससे मन उचट गया था। मैं कोई दुश्मनी भी नहीं चाहता था, और वहां पर रहते तो ऐसा होता नहीं कि दुश्मनी ना होती। आज नहीं तो कल सागर जेल से आएगा और फिर से अपनी हरकतें करेगा, और मैं भी तो खामोश नहीं रह सकता, कब तक बर्दाश्त करता। इससे अच्छा है कि हम यहाँ गए। वैसे भी तो वहां पर पूरा परिवार है, आनंद बाबू है, तो यहाँ पर अच्छा लगेगा, दिवाकर बोले। जी भाई साहब मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग हमेशा हैं आपके साथ। आप धीमे धीमे अपना काम कीजिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, नंदू बोली। मधु भी वहां आकर बैठ गई। बुआ अब तो हम यहीं पर आ गए हैं ना दिल्ली, तो अब आप हमारे पास रह जाओ ना, वहां जाने की क्या जरूरत है, मिंटू ने आकर नंदिता की गोदी में बैठते हुए कहा।
तो यही तो हूँ। पास ही में तो है ना वह वाला घर भी, जब भी तुम बोलोगे तब तुमसे मिलने आ जाया करूंगी और जब भी तुम्हारी मर्जी होगी तुम आ जाया करना, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, नंदिता ने मिंटू को समझाया। नेहा भी तो यही है, उसे पता है कि नहीं कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। तुम्हारे भाई साहब की तबीयत और इन सब शिफ्टिंग में मैं तो उससे बात करना ही भूल गई, मधु ने वहां बैठते हुए पूछा। हाँ भाभी, मैंने उसे बता दिया है, इनफैक्ट वो अभी आने ही वाली है। यहाँ का एड्रेस दे दिया है मैंने, वह आप लोगों से मिलने आना चाह रही थी तो मैंने आज ही बुला लिया है, नंदिता बोली। थोड़ी देर वो लोग बातचीत करते रहे कि तभी नेहा भी वहां आ पहुंची। नंदिता ने आज एक हफ्ते बाद नेहा को देखा था। उससे बातचीत होती रहती थी पर आज इतने दिन बाद नेहा को देखा था और उसे समझते देर नहीं लगी कि नेहा उस सदमे से उबर नहीं पाई है। चेहरा एकदम फीका और निस्तेज हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और नेहा काफी कमजोर भी लग रही थी, जैसे कि खाने पीने किसी चीज का ध्यान ना हो। चेहरे पर कोई रौनक न थी और ना ही बातों में कोई उत्साह। इस बात को दिवाकर और मधु ने भी महसूस किया था। क्या हुआ नेहा, इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? दिवाकर ने नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा। नेहा ने कुछ भी नहीं कहा, बस उनके कंधे से सिर टीका लिया। कुछ नहीं भाई साहब, बस आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। ऑफिस का इतना काम था तो जबलपुर आ नहीं सकती थी। नंदू ने बताया था आपकी तबीयत के बारे में तो मन भी बेचैन था, आज आपको देख लिया तो अच्छा लग रहा है, नेहा ने कहा। हाँ तो इतना परेशान होने की क्या बात है, अब तो हम लोग यहीं आ गए हैं और तुम अगर चाहो तो अपना हॉस्टल छोड़कर हमारे साथ यहाँ पर भी रह सकती हो। आखिर तुम भी हमारे लिए नंदू के जैसी ही है, मधु बोली। नहीं भाभी, अभी कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल गया है तो मैं वहीं पर रहूंगी। बाकी जब मन करेगा तो आप लोगों से मिलने आ जाया करूंगी। अब तो आप लोग भी यहीं पर हो और नंदू भी यहीं पर है, सोचने की कोई बात नहीं है। वैसे भी आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, बचपन से अनाथ हूं। नाम के लिए मामा मामी थे, अब उन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ लिया। ना ही कोई सगा है ना ही कोई संबंधी। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोग हो और नंदू को इसके अलावा तो और कोई ठिकाना भी नहीं है मेरा, नेहा बोली और उसकी आंखें भर आई। दिवाकर ने उसके सिर को सहलाया। क्यों उनके बारे में सोचती हो? बचपन से तो देखती आई हो, फिर भी इतना बुरा क्यों लगाती हो? इसीलिए तो मैं चाहता था कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, खुद के पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि उन लोगों का एहसान ना रहे, क्योंकि मुझे न जाने क्यों बार बार ऐसा लगता था कि जल्दी ही ये सब होने वाला है। जिस तरीके से तुम्हारी मामी तुमसे चीढ़ती थी, मुझे नहीं लगता था कि अब वह तुम्हें ज्यादा दिन रखेंगी अपने साथ। अच्छा है कि अब तुम उन पर डिपेंड नहीं हो तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बाकी लोग हमेशा साथ हैं, कुछ भी बात हो तुम बेझिझक कह सकती हो नेहा, दिवाकर बोले। जी भाई साहब, नेहा बोली और फिर उठकर बालकनी में जाकर बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगी। नंदिता उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों अब तक उसी में उलझी हुई है? कह रही हूं ना भूल उसे और आगे बढ़, नंदिता बोली। पता नहीं क्यों नंदू पर कितनी भी कोशिश करूं नहीं भूल पा रही हूं उसे। जानती हूं उसने गलत किया मेरे साथ, धोखा दिया, फिर भी ना जाने क्यों उसे भूल नहीं पा रही हूं नंदू। मैंने उसके साथ कोई टाइम पास नहीं किया था, मेरा प्यार सच्चा था वो। मैं जानती हूं कि हमसे गलती हो गई, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ यही चाहती थी और मुझे उससे प्यार नहीं था। पर अब भी उसकी बातें कानों में गूंजती है और मुझे लगता है कि मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ मेरे प्यार में कमी थी। मैंने सच्चे दिल से चाहा था उसे, उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देखा था। घर बसाना चाहती थी, पर इस तरीके से सपना टूटेगा सोचा ही नहीं था मैंने, नेहा बोली। भूल जा उसे, अपने काम पर ध्यान दे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नंदू बोली। क्या ध्यान दूं नंदू, और कैसे ध्यान दूं? एक हफ्ते से ऑफिस नहीं गई हूं, छुट्टी ले ली है मैंने। मन ही नहीं लग रहा काम में, कुछ करने का मन नहीं करता है। पूरा दिन अकेले बैठी रहती हूं और अब तो रातों में नींद भी नहीं आती है। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि कैसे इससे निकलूं। कितना भी कोशिश करो दिमाग से आर्यन जाता ही नहीं।
उसकी बातें, उसका मेरे साथ समय बिताना, उसकी किसी एक्टिविटी से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके लिए मैं टाइम पास हूं या वह मेरे लिए सीरियस नहीं है। हर पल मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसा मैं उसके लिए सोचती हूं वह भी मेरे लिए सोचता है। इतनी बड़ी गलतफहमी मुझे कैसे हो सकती है नंदू, मैं समझ नहीं पा रही हूं, नेहा ने उदासी से कहा। इस तरीके से घर में बैठी रहेगी तो और भी ज्यादा बीमार हो जाएगी। प्लीज नेहा, मेरी बात मान और कल से ऑफिस ज्वाइन कर। अपने काम पर फोकस कर। जब तू घर से बाहर निकलेगी तो तुझे जरूर अच्छा लगेगा और तू उसकी यादों से भी बाहर निकल आएगी और जो भी हुआ है उसे भूल भी जाएगी। और बाकी उसके बारे में भी कुछ पता चलेगा जब तू बाहर निकलेगी, नंदू बोली। मेरा मन ही नहीं करता उसके बारे में कुछ पता करने का नंद। बस तूने कहा है इसलिए अगर कभी मुझे मिल गया है या मुझे कभी पता चल गया कि कौन है वो तो तुझे जरूर बताऊंगी। बाकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी मुझे उससे और वह उम्मीद टूट गई है, तो अब मुझे ना ही कोई उम्मीद है और ना ही कोई शिकायत, नेहा बोली। नहीं, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, इस तरीके की बातें नहीं करते हैं जैसे कि कुछ बचा ही नहीं। आगे बढ़, जिंदगी में कई लोग और मिलेंगे। जो हमें मिले वो अच्छा ही हो जरूरी नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। एक इंसान खराब निकल गया तो क्या हम जिंदगी जीना छोड़ नहीं देंगे, नंदू ने उसे समझाया। पता नहीं क्यों किसी पर विश्वास नहीं अब। मुझे नहीं लगता कि आर्यन की जगह जो मेरे दिल में है वह कभी किसी और को दे पाऊंगी। जानती हूं तुझे थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर नंदू यह मेरे दिल की बात है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पर वाकई में मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। इतना सब होने के बाद भी नहीं निकाल पा रही हूं उसे दिल से, नेहा ने कहा। क्या कभी आर्यन तुमसे आकर माफी मांगे और तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी, नंदिता ने पूछा। पता नहीं उस समय क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी पर इतना जानती हूं चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही हूं। नाराजगी है उससे, बेहद नाराजगी, और शायद माफ भी न करूं। प्यार इतना गहरा है कि अब भी नफरत नहीं कर पा रही हूं। और फिर जैसा तूने कहा, गलती अकेली उसकी नहीं, गलती मेरी भी थी और मैं अकेला उसे ही तो दोष नहीं दे सकती पर उसने जो बाद में बातें बोली वह दिल को बहुत ज्यादा चुभ गई है, इसलिए शायद नहीं भूल पा रही हूं, नेहा ने कहा। ठीक है, कोशिश करो और ऑफिस ज्वाइन कर लो, नंदू बोली। थोड़ी देर दिवाकर मधु के साथ बिता दोनों अपने घर निकल गई। नंदिता वहां से निकली और रोड पर आकर टैक्सी का वेट करने लगी। ड्राइवर को उसने दिवाकर के घर आने के बाद वापस भेज दिया था। क्या करूं, ड्राइवर को बुलाऊं, नंदू सोच रही थी। रहने देती हूं, ज्यादा दूर भी नहीं, टैक्सी से चली जाऊंगी, सोचकर नंदू रोड के दूसरी तरफ चल दी जहां पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा रुके हुए थे। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि अचानक से उसका हार्ट बीट बढ़ गया, घबराहट होने लगी और पसीना आने लगा। नंदू ने खुद को संभालने की कोशिश की पर फिर भी नहीं संभाल न सकी और एकदम से बेहोश हो गई। वहीं अपनी गाड़ी से टेक लगाया खड़ा शशांक किसी से फोन पर बात कर रहा था और नेहा के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। उसने नंदिता को बेहोश होते देखा तो एकदम दौड़कर आया और तुरंत उसे बाहों में उठाकर अपनी कार में बैठा लिया। हेलो मैडम, क्या हुआ? मैडम आंखें खोले, शशांक ने कोशिश की पर नंदिता को होश नहीं आया। वह नंदिता को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल आया, तुरंत नंदिता एडमिट करा दिया। नंदिता के टेस्ट होने शुरू हो गए। सर, मैडम का नाम पता वगैरह बता दीजिए, तभी सिस्टर ने आकर एक फॉर्म सामने करके कहा। सॉरी मैडम, पर मुझे इनका नाम पता वगैरह कुछ भी नहीं पता है। यह रोड पर बेहोश हो गई थी तो मैं एडमिट कराने के लिए ले आया। अभी इनको होश आ जाए तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, शशांक बोला। कोई बात नहीं है सर, आप अपना ईमेल एड्रेस बता दीजिए क्योंकि हम रिपोर्ट ईमेल कर देते हैं। उनकी टेस्ट चल रहे हैं, वह जब होश आएगा तो उनसे पूछ लेंगे, सिस्टर बोली तो शशांक ने अपना मेल आईडी और फोन नो उसे दे दिया। नंदिता के सारे चेकअप हो गए और कुछ ही देर में उसको होश भी आ गया। मैं यहां कैसे, क्या हुआ है मुझे, नंदू बोली। शशांक उसके पास ही खड़ा हुआ था। सिस्टर, आप रास्ते में बेहोश हो गई थीं तो मैं आपको यहां ले आया। डोंट वरी, आप बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ टेस्ट हो चुके हैं, आप सिस्टर को अपना नाम बता दीजिए फिर मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं, शशांक ने कहा।
नंदिता ने सिस्टर को बुलाया और उसे अपना नाम और फ़ोन नंबर दे दिया। आपके टेस्ट हो चुके हैं और 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी। आप प्लीज़ अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा, सिस्टर बोली। पर क्या हुआ है मुझे? नंदिता ने कहा। कुछ टेस्ट की रिपोर्ट तो अभी आ गई है। उनके हिसाब से तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। बाकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि रिपोर्ट के साथ आप उनसे जरूर मिल लें। तो 2 दिन बाद आप रिपोर्ट आकर ले जाइएगा, क्योंकि आपके कुछ हार्ट, लंग्स और किडनी के टेस्ट भी हुई है, जिनकी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, सिस्टर बोली। ठीक है, नंदू बोली और वहां का बिल पे करने के लिए आई तो देखा शशांक ने पहले ही पे कर दिया था। आपने क्यों कर दिया भाई? मैं करती हूं ना, नंदू कार्ड निकालकर बोली। इट्स ओके सिस्टर, शशांक बोला। नहीं भाई, पूरा 25,000 है, मैं नहीं रख सकती, आप प्लीज ले लीजिए, नंदू बोली। चलिए, आप पर उधार रहा, बाद में दे दीजिएगा, शशांक बोला। थैंक यू सो मच भाई, नंदू बोली। भाई भी बोलती हो और थैंक यू भी? मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। आपके जैसी मेरी भी एक बहन है जो खो गई है, बस दुआ कीजिए कि वो मुझे मिल जाए, शशांक बोला। जी भैया, विश्वास रखिए, वो जरूर मिलेंगी, नंदू बोली। चलिए, आपको घर छोड़ देता हूं, शशांक ने कहा। नहीं, मैं टैक्सी ले लेती हूं या तो ड्राइवर को बुला लेती हूं, नंदू बोली। सिस्टर, मैं चलता हूं। मैंने देख लिया है आपका एड्रेस। मेरे घर के थोड़ा आगे ही आपका घर है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा, पर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, टैक्सी से जाना ठीक नहीं, शशांक बोला। आपका घर कहाँ पर है भाई? नंदिता ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। एक कॉलोनी के गेट के पास गाड़ी रोकी। यह कॉलोनी का जो बंगला नंबर 4 है वह मेरा है। शशांक रायचंद नाम है मेरा, शशांक बोला और उसके बाद आगे गाड़ी बढ़ा दी। नंदिता के घर के बाहर आकर उसने नंदिता को ड्रॉप कर दिया। चलिए, आप घर चाय कॉफी पी कर जाइएगा, नंदू बोली। नहीं, अभी निकलना होगा, काम है थोड़ा, शशांक बोला और चला गया। नंदू घर आई और घर के बाकी कामों में लग गई। अब 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तब डॉक्टर साहब को वह रिपोर्ट भी दिखा दूंगी। लगता है बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है, एक बार रिपोर्ट आ जाए, नंदू बोली। शशांक भाई के घर जाकर उनके पैसे भी दे आऊंगी, वैसे भी अच्छा खासा अमाउंट हुआ है मेरी टेस्ट में। इस तरीके से किसी अजनबी के पैसे रखना तो ठीक नहीं है ना, नंदिता ने मन ही मन सोचा और फिर अपने काम में लग गई। वह डिनर के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। आनंद आज देर से आने वाला था, उसने पहले ही बता दिया था, और वह डिनर करके आएगा यह भी बता दिया था। नंदिता उसका इंतजार कर रही थी, पर आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग में नेहा और उसकी बातें घूम रही थी और साथ ही साथ उसका यूं बीमार होना। मैं मानती हूं कि गलती नेहा की भी है, पर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी लड़की का फायदा उठाना और फिर चले जाना। अगर प्यार नहीं था तो वह लड़का क्यों करीब आया? उसे तभी मना कर देना चाहिए था। आज तो नेहा की बातों से मुझे समझ में आ गया है कि वह उस लड़के को, आर्यन है या जो कोई भी है, बेहद चाहती है, और इसी के चलते उसके करीब चली गई और उसे रोक नहीं पाई। पर वह लड़का, वह तो रुक सकता था ना, जब वह जानता था कि नेहा उसे प्यार करती है। जबकि वह से नहीं करता, फिर क्यों उसने नेहा का फायदा उठाया? क्यों नहीं सोचते हैं, लड़के की इस तरह सिर्फ शरीर नहीं, लड़की की आत्मा तक घायल हो जाती है। इस तरीके से नेहा के साथ जो हुआ, वह जो उसने एक रात बिताई, उस तकलीफ को तो नेहा भूल ही जाएगी, पर उसके दिल पर जो घाव लगे हैं उनसे ना जाने कब तक उबर आएगी। पहले प्यार की यह चोट शायद नेहा को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। आज देखा मैंने उसे, इतनी दुखी है, वह परेशान है, वह नहीं सहन कर पा रही है। और क्या वाकई में मूव ऑन करना इतना आसान होता है? नंदू खुद से बोली। अगर कोई सच्चा प्यार करे तो क्या उसे भुलाना इतना आसान होता है? शायद नहीं होता है। नेहा को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, काश कि कहीं से मुझे वह लड़का मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया। आगे नेहा के साथ जिंदगी बिताना तो उसका मामला है, पर उसे इस सवाल का जवाब तो जरूर देना होगा कि उसके मन में प्यार नहीं था। जब वह रिश्ता नहीं चाहता था तो उसने नेहा के इमोशंस के साथ क्यों खेला?
क्यों उसे उम्मीद दी उस लड़के ने साथ बिताए समय और उसकी हरकतों से ही नेहा को यह गलतफहमी हुई ना कि वह भी उससे प्यार करता है। अगर ऐसा नहीं था तो इतनी बड़ी गलतफहमी नेहा को नहीं हो सकती। जरूर उसके ऐसी कोई ना कोई हरकत रही होंगी कि नेहा को लगा कि वह भी उसे प्यार करता है, और जब उसने इस तरीके का व्यवहार नेहा के साथ किया तो फिर कदम पीछे क्यों ले लिए? क्या है कारण समझ में नहीं आता, नंदू सोचती जा रही थी। और मुझे क्या हो रहा है आजकल? पहले तो ऐसे कभी बीमार नहीं हुई कि बेहोश हो जाऊं और डॉक्टर इतने सारे टेस्ट कर ले। बस रिपोर्ट आते ही डॉक्टर साहब को दिखाती हूं। नंदू सोच में डूबी थी और उसे एहसास भी नहीं हुआ आनंद आ गया है। आनंद आया और अपना बैग सोफे में रखा और धीमे से जूते और उतार नंदू के पास आकर लेट गया और उसकी कमर में बाहें लपेट ली। नंदू ने एकदम से पलट कर देखा तो आनंद उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कब आ गए डॉक्टर साहब? नंदू ने धीरे से कहा। जब तुम किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। किसके बारे में सोच रही थी? मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी, वरना मेरे आते ही तुम्हें पता चल जाता, आनंद बोला। आप सही कह रहे हो, आपके बारे में नहीं सोच रही थी। मैं नेहा के बारे में सोच रही थी, नंदू बोली। आनंद भी उठकर खड़ा हो गया और कपड़े निकालने लगा। कैसी है अब नेहा? आनंद ने पूछा। ठीक है नहीं डॉक्टर साहब। उस लड़के ने नेहा से बात करना बंद कर दिया है और वह इस वजह से थोड़ा परेशान है, पर ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। आप उसके बारे में मत सोचिए, बहुत रात हो गई है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ, नंदिता बोली। नहीं कोई जरूरत नहीं है नंदू, और वैसे भी इतनी रात हो गई है, तुम भी थक गई होगी, रेस्ट करो। मैं आता हूँ चेंज करके, आनंद बोला और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। नंदिता उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। क्या करूं बताऊं अभी डॉक्टर साहब को? नंदू ने सोचा। नहीं अभी नहीं जानती हूं मैं वो कितने सेंसिटिव है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर बताती हूं, वैसे भी वो काम में इतना बिजी है। थोड़ी देर में आनंद बाहर आया और नंदू के पास आकर बैठ गया। नंदू ने उसके कंधे पर सिर टिका लिया। सॉरी नंदू, थोड़ा सा बिजी हूं आजकल, पर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई देशों से एक्सपर्ट डॉक्टर आ रहे हैं इन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने और सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस समय मैं कोई गलती या लापरवाही नहीं कर सकता, आनंद बोला। इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकती, जानती हूं इस समय आप वैसे ही कितना स्ट्रेस में हो, नंदू खुद से बोली। और अभी 2-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, अभी तो हॉस्पिटल के ऑपरेशन और ओपीडी के अलावा उन्हें भी अटेंड करना और सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, आनंद बोला। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझती हूं आपका काम। आप बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझे कोई भी नाराजगी नहीं है, नंदिता बोली। नंदू तुम कितनी समझदार हो डॉट। मेरी हर परिस्थिति को समझती हो कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहती है, आनंद ने उसे अपने करीब करके उसे बाहों में लेते हुए कहा। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा डॉक्टर साहब? यही तो रिश्ता है जो पति पत्नी के बीच होता है, जहां प्यार से भी ज्यादा विश्वास होता है, समर्पण होता है, एक दूसरे की केयर होती है, नंदिता ने कहा तो आनंद ने उसकी तरफ देखा और उसके माथे को चूमकर आंखें बंद कर ली। थैंक यू सो मच नंदू, मेरी लाइफ में आकर मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा करने के लिए, आनंद बोला। नंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप मुझे कितना प्यार करते हो डॉक्टर साहब? अचानक से नंदू बोली तो आनंद ने उसके चेहरे की तरफ देखा। प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं होता नंदू, पर इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। तुमको तकलीफ में नहीं देख सकता, आनंद ने कहा। अगर कभी मैं बीमार हो जाऊं बहुत तो, नंदू बोली। पागलपन की बातें क्यों कर रही हो? तुम सदा स्वस्थ रहोगी। तुमको कभी बीमार नहीं देख सकता। जान हो तुम मेरी, समझी? आनंद ने कहा। नंदिता उसके करीब सिमट आई और उसके सीने में सिर छिपा लिया। क्या हुआ नंदू? आनंद ने उसके बालों को सहलाया। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती कभी डॉक्टर साहब। प्लीज मुझे हमेशा अपने पास रखिएगा, नंदू ने कहा। क्यों होंगी मुझसे दूर? कभी नहीं जाने दूंगा कहीं। तुम नहीं जानती तुम्हें कितना चाहता हूं, आनंद बोला। पता नहीं क्या होगा रिपोर्ट्स में, पर जो भी हो आपके प्यार से दूर नहीं जाऊंगी मैं,
नंदू खुद से बोली और आनंद की बाहों में खुद की तकलीफ को कुछ पलों के लिए ही सही पर भूल गई और दोनों गहरी नींद में चले गए। अगले दिन आनंद की फिर से कॉन्फ्रेंस थी तो वह जल्दी ही रेडी होकर निकल गया। नंदिता घर के बाकी लोगों के साथ काम करने लगी। घर के नॉर्मल काम करते करते अब उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, ना ही उसने एक बार भी पसीना आया था और ना ही हार्ट बीट बढ़ी थी, तो उसने राहत की सांस ले। इधर सिमरन की प्रेगनेंसी के बारे में घर में आप सबको पता चल गया था, तो सब लोग उसका खास ख्याल रखते थे और नंदिता भी। धीरे धीरे सिमरन और रूपाली का रिश्ता मजबूती पा रहा था और उन दोनों को खुश और ठीक से देखते हुए अब मिताली को भी थोड़ी सी राहत होने लगी थी। इस बात को सोचकर कि अब शायद रूपाली उसके और नितिन के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर ले और वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। शशांक ने पूरी कोशिश कर ली पर नेहा के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। उसने फ़ोन नंबर के बारे में भी पता किया तो पता चला कि वह फ़ोन नंबर बंद आ रहा था और वह नेहा के मामा जी के नाम ही रजिस्टर्ड था और उसका एड्रेस भी जबलपुर का ही था, यानी कि दिल्ली का नहीं। दिल्ली की कोई भी लोकेशन नहीं मिल रही थी। शशांक बेहद परेशान सा अपने कैबिन में बैठा था कि तभी रूबी एक फाइल लेकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, रूबी ने कहा तो शशांक ने उसकी तरफ देखा। रूबी के भोले से चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। गुड मॉर्निंग मिस रूबी ठाकुर, शशांक ने कहा तो रूबी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। शशांक जो हमेशा ही उसके नाम के पीछे ठाकुर लगाकर बोलता था और वह यह जानकर करता है, यह बात जानती थी रूबी, क्योंकि उसे पता था कि शशांक को रूबी और ठाकुर दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सा लगता था, इसलिए वह जानकर इस तरीके से बोलता था। जो आपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था वह मैंने रेडी कर दी है सर। एक बार आप देख लीजिए, रूबी ने फाइल शशांक की तरह बढ़ाकर कहा। आपने कर दी है तो ठीक ही होगी, शशांक बोला और साइन कर दिया। क्या हुआ है सर, आप कुछ परेशान है? रूबी ने सवाल किया तो शशांक ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कोई रिपोर्ट लाऊं और आप इस तरीके से ना देखो। मतलब आप बहुत अच्छे हो, अपने काम के लिए सिंसियर हो, कभी भी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करते हो। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। आज पहली बार है कि आपने बिना चेक किए रिपोर्ट ओके कर दी। हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, रूबी बोली। बैठो, शशांक ने कहा तो रूबी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। तुमने बिल्कुल सही कहा रूबी ठाकुर, मैं वाकई में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट सही होगी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी देखने का मूड नहीं है। और अगर आपको डाउट हो तो जाकर पापा से या मैनेजर से बात कर सकती हो, शशांक बोला। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई कमी नहीं है, और आप इतना परेशान क्यों हैं सर? अगर आप ठीक समझें तो आप मुझसे कह सकते हैं। हो सकता है आपके कहने से कुछ टेंशन भी कम हो, रूबी बोली तो शशांक ने गहरी सांस ली और रूबी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आते हुए परेशानी के भाव को रूबी अच्छे से समझ रही थी। मेरी बहन है एक, उसे मैं ढूंढ रहा हूं पर वो मुझे मिल ही नहीं रही है और हर कोशिश बेकार जा रही है मेरी। बहुत परेशान हो गया हूं मैं, शशांक बोला। सर आपकी बहन है तो आपके पापा को नहीं पता वह कहाँ है? रूबी बोली। बहुत लंबी कहानी है, उसे मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लो, बचपन में मैं और मेरी बहन किसी कारण से अलग हो गए। अब मुझे पता चला है कि मेरी बहन है कहीं दुनिया में और मैं उसे ढूंढने के लिए जगह जगह जा रहा हूं। हर जगह हर कहीं पर वो नहीं मिल रही है। जैसे ही पता चलता है कोई लिंक और फिर से वापस वही अंधेरी गालियां आ जाती है, शशांक बोला। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। रूबी ने उठकर गिलास का पानी दिया और उसकी तरफ देखा और फिर वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। हिम्मत मत हारिए सर, अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही आपकी सिस्टर आपको मिल जाएंगी, रूबी ने कहा। मेरी तो भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। भगवान करे तुम्हारी दुआएं लग जाएं और मुझे मेरी नेहा मिल जाए। मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं। उसे देखना चाहता हूं, उसके सिर पर हाथ रखना चाहता हूं, उसे कहना चाहता हूं कि वह अकेली नहीं है। उसका भाई है उसका साथ देने के लिए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए,
शशांक ने कहा और उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें गालों पर आ गई जिसे उसने जल्दी से पोंछ लिया। रूबी ने उसके हाथ को अपने हाथ के बीच में थामा। मुझे नहीं पता सर क्या परिस्थिति है और क्यों है, पर मैं इतना जानती हूं कि जब आपके दिल में उनके लिए इतनी बेचैनी है, जब आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान भी इतना कठोर नहीं हो सकता। आपको आपकी बहन जरूर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस आप अपनी कोशिश कम मत कीजिएगा। भगवान जल्दी ही आपको आपकी बहन से मिलाएंगे, रूबी ने कहा। शशांक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जब मुझे मेरी बहन मिलेगी ना तो तुम्हें उसे जरूर मिलवाऊंगा और उसे भी बताऊंगा कि तुमने कितना विश्वास दिलाया था मुझे। आज वाकई में मैं एकदम होपलेस हो गया था, बहुत डिप्रेस हो गया था, पर तुमने फिर से एक नई उम्मीद, एक नई होप मेरे अंदर डाल दी। मैं हार नहीं मानूंगा जब तक कि मुझे नेहा नहीं मिल जाती, मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार मुझे नेहा मिल जाए बस उसके बाद मुझे और किसी भी चीज की कोई तमन्ना नहीं रहेगी, शशांक बोला। वो आपको जरूर मिलेंगी सर, मुझे विश्वास है, रूबी बोली और फिर चली गई। तभी मैनेजर शशांक के केबिन में आया और उसके पीछे पीछे नजर झुकाए हुए नेहा भी आ गई। क्या हुआ? शशांक ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा। सर यह पिछले 8-10 दिन से ऑफिस नहीं आ रही, बेवजह की छुट्टी ले ली है, और आने के बाद भी उन्होंने जो काम किया तो सब कुछ गलत कर दिया, कुछ भी सही नहीं है। और जब मैंने कहा तो यह रोने लगी, मैनेजर बोला तो शशांक ने नेहा की तरफ देखा। नेहा अवस्थी, शशांक के मुंह से निकला। यस सर, ये नेहा अवस्थी ही है। अभी हमने इन्हें बेंगलोर भी भेजा था खास ट्रेनिंग के लिए, बावजूद इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ है। अब बताइए सर, इस तरह का बिहेवियर क्या ऑफिस में एक्सेप्टेबल है? ऑफिस की तरफ से इन्हें फ्लैट दिया गया है रहने के लिए, इनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है, बावजूद इसके इनके काम का लेवल घटता ही जा रहा है। बस आपसे पूछना चाह रहा था कि इनकी ऑफिस को और जरूरत है या इन्हें निकाल दिया जाए, मैनेजर ने कहा। आप जाइए, मैं बात करता हूं, शशांक ने कहा तो मैनेजर चला गया। शशांक ने नेहा की तरफ देखा। नेहा अवस्थी, शशांक के मुंह से निकला। यस सर, ये नेहा अवस्थी ही है। अभी हमने इन्हें बेंगलोर भी भेजा था खास ट्रेनिंग के लिए, बावजूद इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ है। अब बताइए सर, इस तरह का बिहेवियर क्या ऑफिस में एक्सेप्टेबल है? ऑफिस की तरफ से इन्हें फ्लैट दिया गया है रहने के लिए, इनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है, बावजूद इसके इनके काम का लेवल घटता ही जा रहा है। बस आपसे पूछना चाह रहा था कि इनकी ऑफिस को और जरूरत है या इन्हें निकाल दिया जाए, मैनेजर ने कहा। आप जाइए, मैं बात करता हूं, शशांक ने कहा तो मैनेजर चला गया। शशांक ने नेहा की तरफ देखा। नेहा के बुझे हुए और उदास चेहरे को देखकर शशांक को भी बेहद बुरा सा लगा। बैठो, शशांक ने कहा तो नेहा उसके सामने बैठ गई, पर नजर नीची ही रखी। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? शशांक ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। नेहा ने एक नजर उसकी देखा और वापस से नजर झुका ली, पर नेहा की आंखों में भरे हुए आंसू इस वक्त शशांक ने देख लिए थे। उसने पानी का गिलास नेहा की तरफ खिसकाया और उसकी तरफ गहरी आंखों से देखा। पानी पियो और फिर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, शशांक ने कहा। नेहा ने पानी उठाकर पिया और गहरी सांस ली। सर, जो गलतियां हुई वह दोबारा नहीं होगी, आई प्रॉमिस, पर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, नेहा ने कहा। हाँ पता है मुझे, आपने बताया था मुझे कि आप अनाथ हो। आपकी फैमिली में कोई नहीं है और मैं इस तरीके से आपको जॉब से निकाल भी नहीं रहा। इतनी इंसानियत है मेरे अंदर, पर मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप बेशक इन्फॉर्म करके छुट्टी लीजिए, पर ऐसे बिना बताए आप छुट्टी पर रहेगी और फिर आकर आप ठीक से काम नहीं करेंगी तो स्टाफ तो इरिटेट होगा ही ना, शशांक ने शांति से कहा। सॉरी सर, जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। थोड़ा परेशान थी मैं इसलिए नहीं आ पाई, नेहा बोली। परेशानी की क्या बात है? फैमिली में कोई नहीं है तो फिर किस बात की परेशानी है? कंपनी का दिया हुआ फ्लैट है, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, फिर किस बात की परेशानी है? और मिस नेहा, लाइफ में परेशानियां आती जाती रहती हैं, पर आप समझ रहे हैं मैनेजर के पास ही राइट है कि वह आपको सीधे जॉब से निकाल सकते हैं।
वह आपको मेरे पास लेकर आए तो मैं आपको निकालने का मना कर दूंगा आज, पर ऐसी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कंपनी बर्दाश्त नहीं करती, शशांक ने कहा। जानती हूं सर, और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं जो कुछ भी पुरानी बातें हैं उनको भूलकर आगे बढ़ूंगी और पूरा फोकस अपने काम कर दूंगी। इससे पहले भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है सर, और ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो बस थोड़ा परेशान हूं। और मामा मामी, नेहा अभी बोल ही रही थी कि तभी शशांक का फोन बज उठा। हाँ पापा, मैं जा रहा हूं, शशांक बोला और उठ खड़ा हुआ। कोई बात नहीं, आज मैं मैनेजर से बोल दे रहा हूं, इस बार की गलती को माफ किया जाता है, पर आगे से ध्यान रखें और कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप अपने काम में लापरवाही करने लगे। आप समझ रहे हैं ना, आप जैसी लड़की को एक घर और ठीक ठाक जॉब होना बहुत जरूरी है। घर कंपनी ने आपको दिया है, आप काम पर फोकस कीजिए, वरना जॉब के साथ साथ घर भी छोड़ना पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी मुझे अर्जेंट निकलना होगा, शशांक बोला और तुरंत कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे मैनेजर मिल गया। हर बात को इतना मत बढ़ाया करो। लड़की है, नई नई जॉब में आई है, हो जाती है प्रॉब्लम। इस तरीके से बात बात पर अगर फायर करने लगोगे तो इस कंपनी में कोई बचेगा ही नहीं। इग्नोर करो और ठीक है, उसे थोड़ा सा टाइम दो। मेंटली डिस्टर्ब है, शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी। एक दो दिन इग्नोर करो, अगर गलतियां करती है तब भी। इस तरीके से हर समय नौकरी से निकालने की धमकी ठीक नहीं है। समझ रहे हो ना आप, शशांक ने कहा। केबिन के गेट पर खड़ी नेहा यह बात सुन रही थी। शशांक की बातों से उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई तो वही मैनेजर ने उसे हल्की नाराजगी से देखा और फिर उसके पास आया। आज तो सर के कहने पर तुमको एक मौका मिल रहा है, पर याद रखना यह गलती बार बार ना दोहराई जाए, और ना ही सर बार बार किसी को दूसरा मौका देते हैं। अपना काम करो, जाओ, मैनेजर बोला तो नेहा ने गर्दन हिलाई और अपने केबिन की तरफ जाने लगी कि तभी शशांक वापस से मुड़ा। आप चाहो तो आज की छुट्टी ले सकती हो। घर जाओ और रेस्ट करो, कल फ्रेश मूड से आकर काम करना, शशांक बोला और फिर तुरंत लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नेहा ने अपने केबिन से अपना बैग उठाया और ऑफिस के बाहर आई। उसका मन फ्लैट पर जाने का नहीं था तो उसने टैक्सी ली और नंदिता के घर की तरफ चल दी। उसे नंदिता के घर का एड्रेस पता था, हालांकि वहां आई नहीं थी, पर नंदिता ने उसे बताया था। उसने नंदिता को मैसेज करके बता दिया कि वह उसके घर आ रही है और नंदिता भी यह जानकर बहुत खुश हो गई। शशांक मिस्टर रायचंद के साथ मीटिंग के लिए निकल गया। क्या हुआ, इतनी देर लगा दी, तुमने आने में भूल गए थे कि मीटिंग है? रायचंद जी बोले। नहीं पापा, ऑफिस में एक लड़की है, ना जाने क्यों उसका नाम सुनते ही मुझे हमारी नेहा याद आ जाती है और उसके प्रति मैं बिल्कुल भी सख्ती नहीं कर पाता, शशांक बोला। कुछ गलत काम कर दिया क्या उसने? रायचंद जी ने पूछा। शायद परेशान होगी और छुट्टी भी लंबी ले ली थी तो मैनेजर नाराज हो रहे थे और उसे निकालने के लिए बोल रहे थे। बस उसी से बात करने में थोड़ा टाइम निकल गया, रायचंद बोले। काश के ऐसे ही हमारी नेहा भी हमारे सामने आ जाए। काश कि वो हमारे आसपास ही हो और हमें जल्दी से मिल जाए, रायचंद बोले। हाँ पापा, उम्मीद तो मुझे भी ऐसी है कि वह जल्दी ही हमें मिल जाएगी, बाकी भगवान की जैसी मर्जी, शशांक बोला। उधर आधे घंटे बाद नेहा नंदिता के घर पहुंच गई थी। नंदिता उससे मिलकर बहुत खुश हुई। उसने नेहा को बाकी लोगों से मिलाया। हालांकि घर के जेंट्स इस समय नहीं थे, सभी अपने अपने काम पर गए हुए थे और रूपाली, संध्या, शोभना और सिमरन यह लोग थे। मिताली भी घर पर इस समय नहीं थी। थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद नंदू नेहा को अपने कमरे में लेकर आ गई और दोनों बातचीत करने लगे। और बताओ, अब ठीक है? अब तो कुछ दिमाग में नहीं है ना? आज तो ऑफिस भी जाना था ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? नंदिता बोली। ऑफिस में भी सब गलती कर दी थी तो मैनेजर मुझे निकाल ही रहा था, पर फिर बॉस ने फाइनली एक मौका और दे दिया है। और आज की छुट्टी भी तो सोचा तेरे पास आती हूं। थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा, फिर कल से फ्रेश माइंड के साथ काम करना शुरू करूंगी, नेहा बोली। अच्छा किया जो तू यहां आ गई। अच्छा बैठ, थोड़ी देर मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूं। माला आंटी ने बना दिया होगा, नंदिता बोली और नेहा को रूम में छोड़कर नीचे किचन में चली गई। नेहा उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगी।
सामने दीवार पर नंदिता और आनंद की फोटो लगी थी, जिसमें दोनों बेहद खुश और प्यारे लग रहे थे। उन्हें देख नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फोटो से हाथ लगाया और मुस्कुरा उठी। तुम दोनों को खुश देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है बता नहीं सकती। नंदू तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे, नेहा बोली और पलटकर जैसे ही दूसरी दीवार पर देखा उसकी सांस रुक गई। दूसरी दीवार पर आनंद, अर्नव और निमेश की फोटो लगी हुई थी। नेहा के हाथ पांव कांप गए। तभी माला कमरे में आई नाश्ते की ट्रे लेकर। उसने नेहा की तरफ देखा। नमस्ते दीदी, मैं जरा बिजी थी तब आपसे नीचे मिल नहीं पाई। यह नाश्ता कीजिए आप, बाकी नंदिता भाभी अभी आपके लिए कॉफी बनाकर ला रही है, माला बोली। नेहा ने फोटो की तरफ इशारा किया तो माला ने उसकी तरफ देखा। यह कौन है? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। यह तो आपके जीजाजी हैं, आनंद बाबू, और यह इनके छोटे भाई हैं, अर्नव राठौर, और यह रूपाली चाची के बेटे हैं, निमेश राठौर, माला बोली। नेहा को लगा जैसे उसका सिर घूम घूम रहा है। उसकी आंखों में एकदम से आंसू भर आए जिन्हें उसने जल्दी से छुपा लिया, पर माला की अनुभवी नज़र सब देख रही थी। अच्छा माला, आंटी नंदू से कहना अभी मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, उसे बाद में मिलती हूँ, नेहा बोली और अपना बैग उठाकर जल्दी से वहां से निकल गई। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा और ना ही यह देखा कि नंदू अभी तक कहाँ है। वह तुरंत दरवाजे से बाहर निकली और वहां से ऑटो लेकर अपने फ्लैट की तरफ निकल गई।